पे सर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक ही भाषा अभी भी है, हिंदी। गर्व से बोलिए, हिंदी बोलिए। और सबसे ज़्यादा घृणा हिंदी को मिलती है। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं भाई हम तो कन्नड़ा ही बोलेंगे, हम तो ये भी तो एक किस्म का हमला हुआ ना। कोई हिंदी में बात करता है, कोई रिपोर्टर, तो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ जवाब इंग्लिश में देते हैं। या ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यूथ या सबको लगता है कि नहीं, मतलब आप हिंदी फिल्मों में काम करते हो लेकिन तो भी हिंदी बोलना पसंद नहीं। शायद इनकी गलती नहीं है, मुझे लगता है हम भी बिच जाते हैं इनके साथ। हाँ सर, मैं आपसे आपकी जर्नी जानना चाहूँगी सबसे पहले। मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे लगा कि बस दिल धड़कता हुआ और दिमाग चलता हुआ चाहिए, जो मैं करना चाहता हूँ वो करूँगा। मतलब कोई भी नहीं होगा साथ में, मैं अपने गाने जा जा के सुनाऊँगा। अभी सर आप सिंगल इंगेज्ड है? ये अच्छा सवाल है। हाँ अभी कुछ मतलब कुछ कॉम्प्लिकेट चल रहा है, कुछ चल रहा है। अभी सर आपसे विशेष अनुरोध है मेरा कि आप नूरी पर हमको कुछ सुनाएं। जिसके लिए जी रहा हूँ, जिसके लिए जी रहा हूँ, है मेरी वो आरज़ू। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हाँ हिंदी बोले तो बोले के गवार है। कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, आप क्यों बोल रहे हो ना? पता राष्ट्रभाषा है नहीं, दिल की भाषा तो है मेरी। बेटा एक गिलास पानी मिलेगा? श्योर मैम, वुड यू लाइक टू हैव रेगुलर वाटर और मिनरल वाटर? नमस्ते, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हाय, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग इन पेस्टल कलर और मे बी सफ़ेदिश। भैया स्टेशन चलोगे? भैया काय को बोलता है? हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नमस्ते, मैं हूँ अमृता त्रिपाठी और अमृता गाथा के एक और हट के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। करेंगे उन बातों पर बात जिन पर कोई बात नहीं करता। अभी तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये पॉडकास्ट किस बारे में होने वाला है। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि उपस्थित है जिनका गाना हिंदी बोले तो बोले के गवार है समाज को वैसे ही आईना दिखा चुका है। ये एक कवि हैं, लेखक हैं, संगीतकार है और IIT बॉम्बे से पास आउट है। इन्होंने नूरी नाम का एक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया है और इनके ज़ुबान म्यूज़िक आंदोलन से ये देश भर के इंडी आर्टिस्ट को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं कविश सेठ सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अमृता जी, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मस्त एकदम। आपका सर बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था। आपका शो कैसे रहा? शो बहुत अच्छा रहा, मतलब आई थिंक मुझे उसकी ज़रूरत थी जी। इतने अच्छे शो की। भोपाल बहुत ही, मुझे लगता है, बहुत दोनों हाथ फैला के सभी कलाकारों का वेलकम करता है। और लोग भी बहुत रसिक हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है जी आना और सुनना और प्रोत्साहित करना। जी, तो एक कलाकार के लिए बहुत शानदार ऑडियंस हो जाती है। बिल्कुल सही बात है सर। सर मैं आपसे आपकी जर्नी जानना चाहूँगी। सबसे पहले आपका शायद बर्थ प्लेस यूपी में था, उसके बाद आपने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की जी। तो ये सर यूपी से फिर मुंबई की मराठी इंग्लिश के साथ साथ ये हिंदी के प्रति प्रेम कैसे जागा? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी। तो हाँ, उत्तर प्रदेश में पैदाइश ज़रूर हुई जी। और पहले साल तो आपके पिता माता डायरेक्ट करते हैं कि आपको कहाँ जाना है। जी। तो मैं दिल्ली में था और हम तो स्कूल में, और पिता माता वो भी चाहते थे कि सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े और जितना भी उनसे हो सके। बिल्कुल। तो हम अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े जी। और हमारी भी ज़बान एक तरीके से अंग्रेज़ी ही थी। बिल्कुल। और स्कूल वाली अंग्रेज़ी थी। हाँ हाँ। और हालांकि मुझे याद है मैं दिल्ली में पढ़ा, जब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए थे तो मैं स्कूल में भले दोस्तों से हम लोग हिंदी में बात करते थे लेकिन टीचर से इंग्लिश में बात करते थे, ये चीज़ होती थी क्योंकि स्कूल चाहता था कि आप इंग्लिश में बात करें। लेकिन बॉम्बे में जब गया तो मैंने देखा, बॉम्बे में मैं 9th क्लास में था, मैंने देखा था कि वहाँ पे सब लोग बच्चे आपस में भी इंग्लिश में बात कर रहे थे। एंड मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने बोला यार अपन आपस में हिंदी में बात कर लेते हैं, अपने को टीचर से इंग्लिश में करेंगे।
मगर यहाँ और बोलबाला ज़्यादा था। और मुझे भी दिखता था कि पेरेंट्स भी बहुत एक्टिवली बच्चों को बोलते थे नो स्पीक इन इंग्लिश, एंड छोटे छोटे बच्चे अंग्रेज़ी में मतलब बोल रहे हैं, लगे कि ठीक है, लेकिन मुझे मेरे लिए ये बहुत फॉरेन एक्सपीरियंस हो रहा है। ये सब ना सबकॉन्शियसनेस में होता है, आप एक्टिवली नहीं सोच रहे होते हैं उस वक्त, बट आपको लगता है ठीक है अपने चलो। और मुझे ना उस वजह से बहुत एलियनेटेड भी फील होता था। हालांकि आपको ये लगता है कि शायद आप पीछे हैं क्या कहीं, मतलब अगर आप अंग्रेजी, तो ये अच्छा अनुभव नहीं है। और ऐसा क्लासरूम में फील करना, और मैं एकेडमिक्स में अच्छा था तो मैंने अपनी जगह बना ली थी क्लास में कि फिर होता है ना कि एकेडमिक्स में अच्छा है तो हाँ अरे जाना ही पड़ेगा, तो हम अपने हिसाब से नचवाते थे थोड़ा लेकिन मुझे वो टीस बहुत अच्छे से याद है। और वो भेद जो आता है, और क्या है ना बचपन में वो भेद बहुत बच्चों को भी पता नहीं होती, इतनी परिपक्वता कहाँ होती है, तो वो भेद नज़र आता है, फील होता है, जबकि उनकी नीयत में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो फील होता है। जैसे बुलिंग बोलते हैं ना, मतलब लेकिन वो बहुत सटल बुलिंग होती है, मतलब ऐसा लगता है कि आपको लगता है नहीं मुझे आनी चाहिए, टू बी एक्सेप्टेड, टू बिलोंग टू सम प्लेस, ऐसा है। तो उसके समय सर आपको ऐसा लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए? नहीं उस वक्त कुछ नहीं लगा मुझे, उस वक्त मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए तो और फिर मैं समझदार था, होशियार था क्लास में। ऐसा नहीं कि लोग नहीं होते हैं, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी। नहीं सर, आप ज़्यादा थे, आप IITian हैं। नहीं, इसका श्रेय मुझे लगता है मेरे पिताजी को जाता है जी। मेरे पिताजी ने मेरे अंदर 2-3 चाबियाँ भर दी थी, जिस वजह से मेरी होशियारी जिंदा रही। मतलब वो बहुत सुंदर कहानी तो मैं शेयर करूँगा। बिल्कुल। 3rd क्लास में था और मुझे बहुत सवाल आते थे तो मैं पूछता था बेझिझक। तो मैंने एक बार मैथ्स में मुझे डाउट था, तो मैंने टीचर से हाथ खड़ा करके पूछा कि, तो उन्होंने बोला शट अप सिट डाउन ऐसे करके। तो मैं बहुत स्तब्ध हो गया, और मैं फिर इत्तेफाक से डांट लेने आए थे मुझे उस दिन। पूछा कैसा गया दिन, तो मैंने बताया ये हुआ। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि कभी भी अपने सवालों के साथ समझौता मत करना, अपने सवालों पे सवार रहना। वो सवाल पे सवार रहोगे तुम्हें शायद यहाँ जवाब ना मिले, यहाँ ना मिले, लेकिन तुम्हें कहीं मिल जाएगा, है ना। हो सकता है वहाँ क्षमता नहीं थी उस जवाब की के मिलने की, कहीं और मिल जाएगा। तो उसने ना मुझे सोचना बंद नहीं करवाया। मतलब क्या है, जैसे कि लोग डर जाते हैं तो सोचना बंद कर देते हैं ना, तो कोई बेवकूफ़ नहीं होता है, बस डरा हुआ होता है। और किसी वजह से उसके अंदर डर बैठा हुआ है, जिस वजह से वो जगह सोच नहीं रहा है। तो मुझे लगता है इस वजह से वो डर ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि मेरी वो चाबी दरवाजे खुल गए, तो मैं सोचता ही रहा। मतलब ऐसा है, एक के बाद थॉट्स आते रहे और आप उनका जवाब ढूंढते रहे। एग्जैक्टली। परस्यूट ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो बोलते हैं, वो जारी रही, और जिस वजह से मुझे लगता है कि वो स्मार्टनेस थोड़ी निकलने लगी। और जब आप देखते हो आसपास, आप बिकॉज ऑफ दैट आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, तो आपको लगता है आप समझदार होशियार हो तो लगा कि एक दिन मेरा मन था मैं साइंटिस्ट बनूंगा, नासा ज्वाइन करूंगा, ये सब था। तो मेरा दोस्त से एक मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझसे पूछा कि तू कहाँ जाएगा। मैंने बोला नासा। तू कहाँ जाएगा? मैं IIT जाऊँगा। मैंने बोला IIT क्या है? तो 7th क्लास की बात है। उसने बोला कि IIT यार जहाँ सब समझदार बच्चे जाते हैं। तो मैंने तुझसे ज़्यादा तो मैं हूँ तो मेरा हक बनता है, मैं फर्स्ट आता हूँ मतलब नासा नहीं IIT जाना है। हाँ, बचपन और क्या। लेकिन तो फिर मैंने तय कर लिया था, और पिताजी तो बड़े खुश, बोला कि ये तो अपने आप ही बोल रहा है तो हो गया। फिर IIT भी हो गया। उसके बाद बहुत जद्दोजहद शुरू हुई, और उसके बाद म्यूजिक ने एंटर किया मेरी ज़िंदगी में। पूरा आपने IIT कर लिया था उसके बाद? नहीं, IIT JEE के बाद, मतलब जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके 3 महीने का गैप मिलता है। तो वहाँ मतलब IIT JEE की पढ़ाई भी बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है, मतलब शोषण ही है एक तरीके से। आप अपने आप को बिठा के पढ़ाते हैं, ऐसा है ना, 5-5 घंटा 6-6 घंटा, स्वाभाविक नहीं है। जो 3 इडियट्स में दिखाया गया है किस तरह का टॉर्चर, मतलब यानी मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए शोषण, पर स्वाभाविक नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी प्रेरणा मिल रही है आपको कि आप इतना ज़्यादा जानना चाहते हैं, है ना। मतलब और वो भी तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। यूजुअली कोई चीज़ रस आ जाती है और धीरे धीरे खुलती है वो, एकदम से आप किताब की हर चीज़ को, तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। बट
तभी IITians में यूजुअली एक खूबी रहती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम दे दो, सॉल्व सोल्यूशन ओरिएंटेड बहुत होते हैं जी। लेकिन वो क्या आप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो एक part टूल बन के रह जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लीडरशिप सिर्फ वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाता आपको, ये लीडरशिप बाद में बिल्ड होती है, वो नहीं, वो एग्जाम्स नहीं सेट करता आपकी लीडरशिप बेसिकली। ऐसा मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है और कुछ लोगों के लिए हुआ भी होगा, मेरे लिए नहीं हुआ। इसी बात कहना चाहता हूँ, जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ। पर कमिंग बैक टू द पॉइंट विच वाज म्यूजिक की एंट्री कैसी हुई? हाँ, म्यूज़िक की एंट्री ये हुई कि 2 साल मैंने जो खुद पे शोषण किया बहुत, जी। तो मेरा मन था 3 महीने गैप थे जेई से जॉइनिंग तक, तो मैं गिटार सीखने गया, मेरा दोस्त जा रहा था तो मुझे भी मन था, तो मैं जब गया और वहाँ पे जब गिटार बजाया, कुछ गाने तो सुने और शुरू किए गाए, तो मुझे बहुत सुंदर एहसास हुआ, बड़ी वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ मुझे, वो एक्सप्रेशन का था। एक्सप्रेशन मिलने की जगह होती है, जैसे मैं आपसे अभिव्यक्त कर रहा हूँ तो हमारी मुलाकात हो रही है, जी। अब आपकी मुझसे हो रही है, आप कर रहे हैं तो मेरी आपसे हो रही है, अगर मैं खुद से कर रहा हूँ तो मेरी खुद से हो रही है। तो जब मेरी खुद से होने लगी तो मुझे मेरा एहसास हुआ, मुझे मेरा स्पर्श हुआ और मुझे समझ में आया भाई ये तो गजब ही चीज़ है, ये तो ऐसा एहसास तो कभी नहीं हुआ अलग ही ज़िंदगी में। शांति है। हाँ, और अभी तक ऐसा एहसास हुआ ही नहीं था। स्कूल में भी जगह नहीं मिलती है अभिव्यक्ति की। स्कूल में सिखाया जाता है कि दुनिया कैसे चलती है, आप समझिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, काइनेमैटिक्स, ये सब। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसकी जगह ना आपकी दोस्ती में होती है, क्योंकि दोस्ती नहीं परिपक्व नहीं होती, घर में नहीं होती है, मतलब बहुत, मतलब सेफ एक हद तक होती है, एक हद तक नहीं भी होती है। और स्कूलों में तो खैर हाँ। तो फिर जब म्यूज़िक के माध्यम से मुझे मेरा स्पर्श हुआ तो मुझे लगा कि ये तो IIT से भी बड़ी उपलब्धि है, मुझे अब ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। तो म्यूज़िक एंड एज एन एक्सप्रेशन बिकेम द मीडियम टू नो माई सेल्फ एक तरीके से, एंड वो फिर मैं करने लगा। अब वहाँ से फिर मेरा इतना करने का मन करा कि मैं सोचा कि चलो इसको सीरियसली करूँ क्या, मतलब प्रोफेशनली करना चाहूँगा क्या। और जब यहाँ आने लगा तो फिर मैं सोचने लगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, प्रोफेशन का भी मतलब क्या होता है। मुझे लगता था कि प्रोफेशन मतलब किसी के काम आना है ना, तो किसके काम आना, मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ रहता हूँ। मतलब मैं तो अपने मतलब घर से लेके स्कूल या कॉलेज यही है, लेकिन दुनिया में कौन रहते हैं मैं तो जानता ही नहीं। मतलब मुझे टीवी कुछ बताता है, ऑनलाइन मीडिया कुछ बताती है, लेकिन यही है क्या सब कुछ। तो ये भी सवाल आने लगे थे उस वक्त। तो मुझे लगा था कि मुझे, लेकिन जैसे होता है ना कैंपस प्लेसमेंट के बाद आप सीधे दफ्तर में चला जाओ, दफ्तर में आप बस दफ्तर का काम कर लो और फिर आपको एक बंदा बहुत पैसा दे देता है, हाँ ठीक है थैंक यू फॉर योर जॉब, जाओ। और वो लाइफ बन के रह जाती है, आप वही एक साइकिल जीने लगते हो। उसमें रस नहीं लगा मुझे तब वो भी बात थी कि एंटी कॉर्पोरेट जॉब का भी ट्रेंड चल रहा था कि मतलब कि नहीं हम कॉर्पोरेट, हम कुछ मन का करना चाहते हैं। ये दौर भी ऐसा है ना कि हम अपने मन का करना चाहते हो, अपने दम पे करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मतलब मन में चल रही थी। तो ये भी सवाल था कि मैं कहाँ रहता हूँ, और ये धीरे धीरे ना मुझे इस तरफ पुश करने लगी जहाँ तक आप बोल रही हैं आने में। तो मतलब मैंने कॉलेज में भी बहुत बवाल किए, मतलब डीन साहब को पता लग गया था कि मेरा म्यूज़िक की तरफ रुझान है और मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ IIT वगैरह। तो उन्होंने मुझे बताया हर कोई रहमान नहीं होता कविश, फिनिश दिस कोर्स ऐसा। तो मैंने भी गुस्से में कविता लिख दी थी एग्ज़ाम पेपर में। अच्छा। कि आप कौन होते हैं बताने वाले कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन में जो आए हम वो सब कर सकते हैं। क्या बात है, ये पोस्ट किए सर आपने कहीं? ऐसी मुझे इतनी सी याद है क्योंकि यही 2 बोल अच्छे निकले सर ये सारे बच्चों के लिए एंथम बन जाएगा। हाँ, और सारे टीचर्स के लिए क्या बन जाएगा। तो जी वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो खैर ये सब चीज़ें चल रही थी। और मेरे पिता मतलब डीन ने सोचा कि चल बेटा ये बहुत ज़्यादा चार्ज है, इसको 1 साल दे देता हूँ ऑफ, और करे अपनी मन का, इसको आना हो तो आ जाए। तो उसी वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया। और तो फिर ज़िंदगी में नई दृष्टि भी आई। मुझे लगा था कितना ग्रांटेड ले रहा था मैं अपनी ज़िंदगी को। आप मतलब पिताजी का जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी घर में। और तो सडनली हम बहुत बड़े हो गए एकदम से, और सडनली कई सारी जिम्मेदारियां आ गई।
जो जिसके बारे में पता ही नहीं था, हम तो मस्त खेल कूद रहे थे। तो फिर मैंने आईआईटी को बहुत नई नज़र से देखा, दुनिया को ही नई नज़र से देखा। मतलब मुझे लगा कि यार अभी तक जैसे मुझे किताब से मुझे बहुत दूरी हो गई थी मेरी, क्योंकि मेरा म्यूज़िक के माध्यम से मैं खुद को पढ़ने लगा था, दुनिया को देखने लगा था। किताब और दुनिया में मुझे कोई रिश्ता नज़र नहीं आ रहा था। मतलब किताब जो बात कह रही है वो दुनिया में दिख नहीं रही है, और दुनिया जो बात कह रही है वो किताब में नहीं दिख रही है। मैं किताब को क्यों पढूं? अभी तक पढ़ते हुआ आया, सारा रस चला गया ज़िंदगी से। और मुझे ज़्यादा शक्ति अपने एहसास, अपने अभी मतलब जज्बात को देखने में मिल रही है, नज़र करने में मिल रही है। तो मैं इसको थोड़ा और टटोलना चाहता हूँ, थोड़ा और क्या मतलब पूरी तरीके से करना चाहता हूँ। लेकिन किसी तरीके से आईआईटी को भी अब देखते हैं, चलो इसका पार्टनर बनाते हैं। मैं क्यों दोष दे रहा हूँ आईआईटी को कि मुझे क्या दिया आईआईटी ने, मैंने भी क्या दिया आईआईटी को, चलो देखते हैं कुछ साथ में करते हैं। तो उस नज़र से कुछ ज़बरदस्त चीज़ें होने लगी। और फिर मैं सोचा कि मैं सब कुछ ट्राई करना चाहूँगा आईआईटी में जब भी हूँगा। तो मैंने ऐसी ऐसी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, ऐसी ऐसी चीज़ें करी, मैं बहुत कुछ ऐसा मैंने ट्राई किया। और मैंने ना मतलब 1.5 साल आप मतलब मानेंगे नहीं, लेकिन मैंने एक पॉलिटिकल इंटर्नशिप भी करी। अच्छा। हाँ, मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। मैंने बोला कि एज एन इंटर्न गया, मैंने कि चलो देखते हैं। पार्टी तो चलो पार्टी के अपने काम चलते हैं, लेकिन मैंने तो फिर वो छोड़ दिया, मतलब वो 1.5 साल करने के बाद। लेकिन वहाँ से मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ सीखने को मिली। जो एक मैं दिल्ली में था और मैं हर किसी से मैं बहुत रिजर्व्ड किस्म का व्यक्ति था, मैं ज़्यादा नहीं बोलता था। लेकिन मैं वहाँ पे सबसे मिलने लगा। पॉलिटिक्स में मिलना ही हर कोई इम्पोर्टेंट पड़ेगा, होता है ना। तो झुग्गी से लेके बंगलों तक आप सबसे मिल रहे हैं, सबसे उनके डर, उनकी ख्वाहिशें जान रहे हैं। तो मुझे लगा ये तो इतनी सुंदर चीज़ है, मतलब कि हर किसी से मिलके हर किसी की इंसानियत से मैं रूबरू हो रहा हूँ। ये तो कोई प्रोफेशन नहीं देता है। और क्या है कि जब मैं वहाँ पे ना ग्राउंड पे बात करने लगा लोगों से, तो मेरी बोली भी लोगों की होने लगी। ये है, तो मेरी बोली जो थी वो जो बहुत जल्दी झड़ने लगी। जितनी अंग्रेज़ी चढ़ गई थी मेरे, वो झड़ गई एक तरीके से। और फिर मुझे ये समझ आने लगा कि शब्द ना जैसे जितना आप जीते हैं उन शब्दों में भाव वज़न आने लग जाता है, भाव आने लग जाता है। तो मुझे लग रहा था कि इंग्लिश मेरी जी हुई भाषा नहीं है, मेरी मतलब हिंदी में मतलब है, भाव है ना। शायद ऐसा लगता है सर कि आप दिल से बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ शब्दों को बयां कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये बात समझ सकती हूँ, मैं भी वही फील करती हूँ। मतलब मुझे जब मैं हिंदी में बात करती हूँ तो मुझे एक कनेक्शन लगता है जब सामने वाले से बात करने में। लेकिन जब भी मैं इंग्लिश में बात करती हूँ तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है मैं बहुत फेक हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, बट मैं बन रही हूँ वैसा। वो औजार बन जाता है, मतलब आजकल तो औजार ही हो गया है। लेकिन हाँ, तो यहाँ से ना इस ग्राउंड बोले या लोगों से बात करके मेरे अंदर का जो जहन था, उसकी जो भाषा थी वो उभरने लगी। और उभरने लगी, मैं उसमें जीने लगा। शब्दों को मतलब और भाव मिलने लगे, जी के आने लगे वो सब। ये किताबी शब्द के किताबी शब्द नहीं थे, ये जिए हुए बोले हुए शब्द थे, जिनमें मैं अपनी यादें, अपने जो भी जी रहा हूँ वो जोड़ता जा रहा था, उनको जी रहा था। तो ऐसे ऐसे करके मेरा रिश्ता बहुत ज़बान से बहुत सुंदर होने लगा। और फिर मैं उस पॉलिटिकल टाइम का मैं बहुत आभारी हूँ उस दौर का, क्योंकि उसने मुझे ना बहुत हौसला दिया। मुझे ना आईआईटी में दीवाने लोग नहीं दिखते थे, मुझे बहुत होशियार लगते थे। लेकिन वहाँ पे कुछ दीवाने लोग आए थे तो मुझे लगता हाँ ये सब अपने जैसे ही हैं, क्रांतिकारी टाइप के। तो मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। अब मुझे लगा कि बस दिल धड़कता हुआ और दिमाग चलता हुआ चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं जब वापस आया, आईआईटी ख़त्म करी, मैं सोचा अब मेरा वक्त आया कि मैं अब जो मैं करना चाहता हूँ वो करूँगा। तो लेकिन अब म्यूज़िक कैसे करूँगा, प्रोफेशनली कैसे करूँगा, ये सवाल आने लगे। मतलब कोई भी नहीं होगा साथ में, मैं अपने गाने जा के सुनाऊँगा। तो ऐसे गांव मैंने शुरू कर दिया, मैंने गांव में जाना शुरू किया। तो कभी सर ऐसा ख्याल नहीं आया कि इतना अच्छा पैकेज हो सकता है आईआईटी करके, मैं एक ऐसी फील्ड में जाने वाला हूँ जहाँ पता नहीं क्या ठिकाना होगा, नहीं होगा, कितना पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा,
कभी ऐसा डर नहीं लगा आपको जब आपने एकदम ही तब फील्ड नहीं चेंज लगा। कर दी? तब तब नहीं लगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि डर कहीं जाता है, उसको नज़र करके आप आगे बढ़ते हैं। तो डर से ना डरें, है डर को नज़र करें, ये है। तो क्योंकि डर से डरने लग जाएंगे तो घबराहट होने लग जाती है। और जैसे मैं आपको एक बहुत ही मस्त इंसिडेंट बताता हूँ। जी। जैसे हमको क्या डराया जाता था, सड़क पे आ जाओगे, हाँ। तो आ जाते हैं सड़क पे। तो हमने सोचा कि मैंने एक दिन बटवा रखा घर पे, मैंने बोला चलो गिटार लेके चलते हैं। हाँ। हैं और मैं तो 1 महीने का प्लान कर रहा था, मेरा दोस्त बोला था पागल 1 महीना नहीं करते हैं महाराष्ट्र में, अपन एक ही दिन करते हैं, आजमाते हैं, देखते हैं। तो मुझे याद है वेडनेसडे का डे था, मुंबई में मैं गिटार लेके चला गया 9:45 बजे सुबह। बोला कि आज मैं अपनी पूरे खान पान और पैसा मैं ऐसे ही कमाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। हाँ। पहले तो ये हुआ कि मैं जिस गली में था, मतलब सामने दुकान खुल रही थी, अध खुली दुकान थी, तो बंदा हमें देख रहा था, 2 लोग गिटार लेके खड़े हैं, यहाँ पे क्यों खड़े हैं, वो भी 9:45 बजे। 9:45 बजे कॉन्वर्सेशन जागता है। तो मैंने सोचा ये हमें देख रहा है, इसको जाके बोलते हैं। तो मैं गया, मैंने बोला नमस्ते भाई, आप कुछ गाना सुनेंगे? हाँ। नहीं नहीं नहीं, जाइए। बोला भाई शुरू ही नहीं हुआ ये तो सारा। तो मैंने बोला ये तो शुरू होने से पहले ही एकदम डिमोटिवेट हो गया यार, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि अब पूछेंगे नहीं किसी से, सुनाएंगे, हाँ सीधा रस देते हैं अपन। तो एक मोची था, मोची अपनी दुकान जस्ट खोला था, मतलब कि इसके बगल में बैठ के चालू करते हैं। तो चालू किया, एकदम लोग इकट्ठा हो गए। तो मतलब कि तो मैंने बोला एक सुना के, कैसे लगा, अरे मजेदार है, मतलब कि अच्छा एक और सुनाते। तो एक और मूड में आया, तो हिम्मत बनी थी, एक और सुनाया। तो फिर उन्होंने बोला कि, फिर मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। बोला भैया हमारी तो बोनी भी नहीं हुई है, लेकिन बस 1 रुपये, हम आपको 1 रुपये दे सकते हैं। तो मैंने बोला जी ठीक है, मैं स्वीकारता हूँ, आप दीजिए। फिर मैंने लगा कि ये गलत कर रहे हैं, हमें खाने पीने के लिए कुछ ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे कुछ मिले। तो हमें चाय की अड़ी पे गए, तो मैंने वहाँ कुछ नहीं पूछा, बैठ के हमने चालू कर दिया है। फिर लोगों ने बोला, देखा हमारी तरफ गाना खत्म हुआ, बढ़िया। तो मैं बोला अच्छा एक और सुनाते हैं। मतलब रुको, मैं डर गया, क्यों बोला रुको, बोला चाय, तो हमारे लिए चाय आई। मतलब कि चलिए पहले थोड़ा शुरुआत हुई। हाँ और आप ये मतलब हुआ क्या कि चाय वाले ने मुझे फिर बाद में बोला कि आप ऐसे क्यों गा रहे हैं। मतलब मैं बताता हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर को जानता हूँ, मैं आपको जोड़ देता हूँ उनसे, आप ऐसे मत करिए, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं आप। हाँ। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ। तो फिर ठेले के पास गए, तो केला वाला था वहाँ पे, एक वड़ा पाव भी मिल रहा था। मैंने ऐसी जगह पोजीशन किया था कि जिसको भी मन कर दे तो कभी वड़ा पाव मिल जाए, कभी केला। बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे और किसी ने ऑफर नहीं किया, तो मैं बेशर्म होकर बोला कैसा लगा, अच्छा तो मैंने केला दे। तो उन्होंने केला दिया, और फिर जाके ऐसे ही फिर दाबेली मिली, और फिर 3 लस्सी मिली, ऐसे तो दिन का ना। फिर मैं लगा कि चलो दूसरे इलाके में जाते हैं, तो ऑटो वाले को भी सुना है। हाँ। मैंने लगा कि चल सवारी मिल जाएगी। तो बोला कि भाई हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन हमें मलाड जाना है। तो ऐसे करते करते हमने क्या, फिर मुझे एंड में बताया कौन मिले, संगीत नाटक अकादमी के डायरेक्टर मिले। अच्छा। हाँ, और उन्होंने बोला कि उन्होंने घर पे बुला लिया, पार्क में हम बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों को देख के मुझे मेरा वक्त याद आ गया, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था। तो फिर उन्होंने घर पे बुलाया, बोला कि हम खाना देंगे तभी जब तुम कुछ सुनाओगे। तो उन्होंने कुछ सुनाया, तो उन्होंने उत्पम और शरबत दी। क्या बात है। तो कितना हौसला कितना मिला हमको, है ना इस चीज से। तो लगा कि हाँ भाई भूखे तो नहीं मरेंगे। हाँ, और पहले दिन ऐसे ऐसे अनुभव हो गए कि लगे कि हाँ मजा भी आ रहा है, और लोगों को भी अच्छा लग रहा है। हाँ। और वो जो कहते हैं कि प्रैक्टिकलिटी से हटके रियलिटी भी आपने देखी कि क्या हो सकता है। तो क्या चबूतरा स्टाइल का जो आपका शुरू हुआ वो ऐसे ही शुरू हुआ कि ये सब जो आपने जमघट लगाई, आपने कहा ये बढ़िया है, चबूतरा स्टाइल पे जाते हैं म्यूजिक? नामकरण तो बाद में हुआ अब, लेकिन चबूतरा हमने कुछ नहीं शुरू किया। चबूतरा तो भारतीय प्रथा है एक तरीके से। अभी तो सर मैं श्योर हूँ जेनजी में मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होगा चबूतरा होता क्या है। ये तो है। पर देखिए ना, मतलब आप कभी भी जाइए, गाँव जाइए, गांव छोड़िए, आप कहीं भी जाइए, चबूतरा दिख जाता है, बैठ जाते हैं, है ना। और वहाँ पे बैठ के आप क्या बात करते हैं, मतलब ऐसी जो भी दिख रहा है, मुझे सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं, है ना। मतलब तो एक अच्छी
अड़ी लगाना, जैसे क्या चल रहा है, क्या महसूस हो रहा है, सब आप भोपाल व्यक्त में करते सर हैं। जैसे इसको पटियाबाजी बोलते हैं, अच्छा। सब रात में अपना बैठ जाते हैं घर के और मियाँ क्या हुआ दिन भर, वो हाँ सब बस शुरू बस हो बस बस जाता बस है। बस बस। तो यही तो और चबूतरा मुझे लगता है, तो मैंने उसको जॉनरा बोला क्योंकि जॉनरा का ये भी मतलब थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, मुझे लगता है ब्लूज जैज़ ये सब जॉनरा होते हैं। तो एक दो बड़ी आपत्ति होती थी, मैं जब गांव गांव जाके और कलाकारों से मिलता था, उनके साथ म्यूजिक करता था, तो शहरी लोग बोलते थे कभी कुछ फोक म्यूजिक कर रहा है। तो मुझे से बड़ी इस शब्द से आपत्ति है भाई कि आप गिटार उठाएं तो ब्लूज जैज़ बोलेंगे, हम हारमोनियम उठाएं तो हम फोक हो गए। आप शहर में गा रहे हैं तो इंडी हैं, हम गांव में गाएं तो हम फोक हो फोक हो गए। गए। तो सारे जॉनरा का जन्म क्या अमेरिका में हुआ सही है बात मतलब है। भारत में कोई जॉनरा नहीं है क्या? तो कजरी, चैती, डायरो, ठुमरी, गज़ल, कव्वाली, ये सब क्या है? सही ये बात सब अपने जॉनरा ही हैं। और बलिया के एक पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि गीत वो होता है जो कलाकार गाता है, लोग जब साथ आते संगीत हो जाता है। क्या बात है। ये संगीत ही जॉनरा है कि हम लोग साथ कैसे आते हैं एक सर्टेन म्यूजिक को। रॉक कॉन्सर्ट में आप खड़े होके सुनेंगे, आप गद्दी नहीं बिछाएंगे वहाँ पे, गजल वाली में आप गद्दी देंगे गद्दी बाकायदा, देंगे, है ना, हाँ, बिठाएंगे, बोलेंगे नहीं कि नहीं खड़ा रहो यहाँ पे, ऐसे नहीं करेंगे। कभी सम्मेलन होगा तो एक अलग उसका अलग, रहेगा, हाँ, मुशायरा है तो अलग है, अलग थोड़ा उसका, सा हाँ, शाम feel हो का जाती महत्व ही है, अलग होता हो है, जाता है। उस जगह कैसी बनेगी, तो वो एक जॉनरा डिसाइड करता है। तो चबूतरा तो कब से चलता आ रहा है, तो लोग मिल बैठ के गाते हैं गा ऐसे, रहे है ना। हैं। तो मुझे लगा, मुझे कोई नाम नहीं दिखा तो मैंने उसको चबूतरा बोल दिया, बस ऐसा। और वो ऐसे ही इतना पॉपुलर हो गया। हाँ, तो इसके पीछे भी से कोई स्टोरी, जुबान जो आपने स्टार्ट किया, ये सर क्या है? तो यही, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मन करा कि मैं अपने गाने जा के सुनाऊंगा। हाँ। और मतलब कि चलिए, तो मैं गोरखपुर में था, वहाँ पे एक पास में गांव है बरपार करके, हैंडपंप किनारे में गाना गा रहा था। तो लोग आ गए, वो बोला भैया यहाँ पे एक और हैं कलाकार, आप उनसे उनको जानते हैं? तो नहीं, तो मिलवाइए। तो मिलवाया। हाँ। उनका नाम भोला राम था और उन्होंने कुछ सुनाया मुझे, दो तीन बहुत छोटी सी झुग्गी तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो कच्चा मकान था। तो हाँ, कच्चा मकान था। तो उन्होंने बैठ के, सर्दी का वक्त था, उन्होंने सुनाए अपने गाने। मैंने बोला किन के गाने? तो बोले कि मेरे। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने बोला यार लोग तो अपने अपने गाने भी बना रहे हैं, मुझे लगता कि ये तो पुराने गाने गा रहे होंगे, लेकिन इनके हैं। तो मुझे लगा कि कला देश के कोने कोने में है, मगर कलाकार अपने कोने तक सीमित है। तो हम कलाकार और इसी को इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मैं बोलता हूँ कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक लोकल आर्टिस्ट है, उसका अपना मोहल्ला है। और हम ऐसे छोटे 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 मोहल्ले हैं कितने भारत भर। और मुझे लगा कि ये अगर मोहल्ले छोटे रहेंगे तो जीने में, सस्टेन करने में दिक्कत रहेगी। तो अगर हम मोहल्ला बड़ा कर सकते हैं, मैं आपके मोहल्ले आऊँ, आप मेरे मोहल्ले आओ, हम लोग कुछ साथ में भी करें, कुछ नई सृजन भी करें, परफॉर्म भी करें, आप मेरे में करो, अब मैं आपके में करूँ, तो मोहल्ला बड़ा कर सकते हैं। ये मोहल्ला बड़ा करने का काम है जुबान, जहाँ पे हम कलाकारों से मिल रहे थे और नए गाने बना रहे थे, अलग अलग ज़बान में बना रहे थे, और ऐसे करके सीन बड़ा कर रहे थे। तो ये हमने शुरू किया था और बहुत ही गज़ब, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली इसको। सर ये कब शुरू किया था आपने? मैंने किया था 15-16, हाँ 15-16 में शुरू किया था मैंने। ओके। और इसको हमने बहुत एक्टिवली हमने किया टिल 18-19। और उसके बाद हम गाने प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे हम गानों को अपनी जेब में लेके घूमते हैं, मतलब मोबाइल में। तो हम गाना वहीं था जहाँ पे आर्टिस्ट था, ऐसा था। तो हमें बहुत लोग बोलते थे कि भाई कहाँ सुनेंगे? हाँ। तो मतलब जहाँ होंगे वहाँ सुनेंगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि प्रोड्यूस भी करना शुरू करना चाहिए। तो फिर उसके बाद एक अलग दौर शुरू हुआ, जो कि प्रोडक्शन का था। लेकिन उसमें हम इतने रम गए, इतनी सीख मिल गई, और हमने ऐसी ऐसी जगहों पे परफॉर्म किया, मतलब खेत हो गया, नुक्कड़ हो गया आपका। मतलब मुझे लगने लगा था कि हमें कोई मंच क्यों चाहिए यार, है ना। मेरी अभिव्यक्ति का मंच मैं खुद हूँ, है ना। मुझे क्यों ज़रूरी है कि भाई तुम मुझे 5 फीट ऊपर रखो या 10 फीट ऊपर रखो, है ना। मैं खुद हूँ, मैं जहाँ पे हम लोग भी चलती फिरती जगह हैं, है ना। तो हम बना लेंगे जगह जहाँ पे भी जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ना, और ये सब आपको लगेगा कि बड़ी क्रांतिकारी, वैसे बहुत भारतीय चीज़ें हैं। ये भक्ति सूफी
आंदोलन के वक्त क्या होता था, लोग जब घूमते 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 जाके सुनाते थे। कबीर थे, हाँ। हरिदास थे। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता था कि मैं कुछ अजीब ही, मुझे लगता था मैं कुछ नॉट, क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब मुझे लगता है कुछ अजीब ही अकेला सा लग रहा हूँ इसमें। फिर जब मुझे लगा अरे भाई हमारे यहाँ बहुत तो लोग हैं ऐसे। करते ही आए हैं, हमारे यहाँ तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी लेगेसी है एकदम भारत की। तो मुझे बड़ा सुकून मिला। और सही में मुझे लगता था गाँव या भीतर भारत में आते वक्त मुझे ऐसा लगता था इसको बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस मिलती है, बल्कि हाँ ये तो होता है। शहर वालों को लगता है अरे तुम यहाँ क्यों कर रहे हो परफॉर्म, तुम्हें तो यहाँ दिखना चाहिए जहाँ 10-20 बत्तियाँ लगी हैं और तुम पे फ्लैश लाइट्स हो रही हैं, ये सब हो रहा है। ठीक है, उसकी अपनी जगह है, पर ये भी एक बहुत बड़ी जगह है। लेकिन सर मैं आपका ये साथ एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम लोग भारत की बात करते हैं, मुझे लगता है सच में जो संगीत है, म्यूज़िक है, वो हर देश में कहीं ना कहीं आपको गलियों में मिलता ज़रूर है। अभी सर मैं इसी समर वेकेशन जॉर्जिया गई थी और आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब जब हम लोग ऐसा डिनर करके जाते थे, हाँ जॉर्जिया, हाँ हाँ, तो सर वहाँ पे मतलब सारे, जैसे हम लोगों के यहाँ हम लोग मानते हैं कि अरे ऐसे कैसे आप नुक्कड़ पे या चबूतरे पे या गलियों में गाते घूम रहे हो, वहाँ पर भी सर वही है। रात को सबने अपना वाइन पिया, डिनर किया और सब इकट्ठे होते हैं। कोई अपना ये बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, मतलब वो अलग ही माहौल होता है। लेकिन हम जब इंडियंस बाहर जाते हैं हम उसको तो एंजॉय कर लेते हैं, और अपने देश में आके फिर ये क्या कर रहे हैं, ये फुटपाथ पे गा रहे हैं, ये चबूतरे पे गा रहे हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है। तो हमारी, मुझे लगता है हमारे साथ भी थोड़ा दिक्कत तो है ये कि हम वही चीज़ बाहर जाता है विदेश में तो अच्छी लगती है, हमारे देश में कोई करता है तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। नहीं, मुझे लगता है इतना भी बुरा हाल नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नीयत भी मैटर करती है कि एक कलाकार क्यों सड़क पे कर रहा है। हाँ, नहीं सर, जैसे अगर अभी आप शो करके आए हैं तो आपने प्रॉपर अच्छे से, कहीं भी आपका जहाँ भी रवीन भवन या कुछ था, तो आपको वो अलग एक सम्मान मिलेगा। और यही अगर अभी हम सोचे कि हम सब साथ में, अब इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा चीज़ें, हम साथ में बैठ के सब लोग करें परफॉर्म, तो लोगों का तुरंत एक चेंज हो जाता है। मुझे लगता है थोड़ा तो वो पहले का जो हमारा भारत था और अभी का जो भारत है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन तो आ गया। अभी लोग दिखावा ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ। दिखावे वाला म्यूजिक भी मुझे लगता है हो गया है। ठीक है, लेकिन ये कमी भी महसूस होती है सब, कमी भी मतलब ये भी है। हाँ। मतलब वो तो चलिए ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स को चलाने के लिए जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है वो चालू कर, क्योंकि सर शायद आप रियल भारत जो मैं मानती हूँ वो हमारा कहते हैं गांव में बसता है। हमारे जो कस्बे हैं, हमारी जो साफ दिल के लोग अभी भी बोलते हैं, लेकिन जो हमारे शहरों के लोग हैं, नहीं हमें इतना भी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए शहर को, लोगों को। लेकिन मतलब दोनों जगह है और दोनों जगह बड़ा अलग अलग भारत है। मुझे लगता है कि अब ये कह सकते हैं कि इंडिया और भारत दोनों एग्जिस्ट करता है। और क्या है लेकिन फिर फर्क दोनों में, मुझे लगता है कि अब जैसे मैं इसको ऐसे ही मानता था कि प्रगति की दिशा पश्चिमी क्यों हो, प्रगतिशील होना एक नकली क्यों, है ना। तो लेकिन नकल करते करते अकल आती है। तो मुझे लगता है भारत ने अब नकल कर लिया, वो दौर हो गया हो पूरा। सकता है अब हमने कर लिया नकल जो करना था, अब हमें अकल आने लगी है। तो अब आप देखते हैं कि शहर गांव की ओर बढ़ने लगे हैं, है ना। गांव के लोग शहर की ओर बढ़ते ही आए हैं कब से, और बीच में कहीं मुलाकात हो रही है टियर 2 सिटीज़ में, है ना। और मुझे इसी लगता है कि टियर 2 सिटीज़ बहुत इनोवेशन स्पेसेस हैं। हाँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत शानदार स्कोप है, क्योंकि ये दोनों भारत मिल रहे हैं, कैपिटल भी आ रहा है और हाँ नॉलेज भी मिल रही है। और एक और चीज़ है कि मैं इसको जोड़ता हूँ अपने कॉलेज से। जैसे हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट जब मुझे करना था, तो जब सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होता है चूज़ करना, तो मेरे काका पावड़े अंकल जो नागपुर में रहते थे वो किसान थे। तो उन्होंने बोला कि कविश मेरे खेत में ये दिक्कतें हैं, इस पर क्या तू रिसर्च कर सकता है। तो मैं जब लेके गया तो प्रोफेसर ने बोला नहीं अपने को इस ड्रग पे करना है जो बाहर चल रही है। तो अब मेरा विषय भी बाहर का है जो जिसमें मेरा कोई लगाव नहीं है उस पर मैं खामखा शोध कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्रेड चाहिए। मेरा 6 महीने में बकवास जा रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है। मतलब क्या हमारे जो हमें दिक्कतें दिख रही हैं सामने, क्या हम वो हल करेंगे या हम किताब से देखेंगे जो किसी और की दिक्कत है, किसी और के तरीक़ों से हम पढ़ाई करें। तो मुझे लगता है ना कि हमें अभी ना इंडिया और भारत की मुलाकात हो रही है, और मुलाकात किससे होती है, सबसे पहला जो आधार होता है उसकी ज़बान होती है। तो आप अगर ज़बान में ही भेद करेंगे तो कभी मिल नहीं पाएंगे।
तभी मुझे लगता है कि ये ज़बान का भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सर इसी बात पर आने वाली थी, क्योंकि मैंने जो कहा शहर और गांव या छोटे जो हम लोग शहरों की बात करते हैं, क्योंकि हिंदी तो सर हम लोग शायद ही अब बोलते हैं, हम सभी इंग्लिश बोलते हैं, हम शायद 2 वाक्य भी ऐसे नहीं बोल पाते जिसमें अंग्रेज़ी के शब्द नहीं हो। लेकिन शहरों में वो एक्सेप्टेंस सर ज़ीरो हो चुकी है। अगर आप शहरों में बात करते हैं, चाहे वो Tier 2 सिटी हो, मेट्रोज़ की तो खैर बात अलग है, लेकिन कोई हिंदी बोलता है तो उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है कि ये हिंदी बोल रहे हैं, मतलब ये तो अनपढ़ गवार जैसे हैं, इनको तो कुछ नहीं आता है। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, अगर सिर्फ हिंदी बोल रहा है, सिर्फ हिंदी बोल हाँ, रहे हैं। मतलब अगर उसको अंग्रेजी भी बोल दे बीच में और फिर हिंदी बोले तो उसको उसकी तारीफ की जाती है, अरे आती कि बोलते हैं हाँ, अरे हाँ, वाह, अरे आपकी तो हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, ये हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि और मुझे लगता है कि नादानी है और कुछ नहीं। जैसे अगर हम ज्ञान और अज्ञान की बात करें, जैसे मुझे लगता है कि हर व्यक्ति रचनात्मक होता है जी। और बचपन से मृत्यु तक वो एक चीज़ जो रचता रहता है वो है समझ, और यही समझ उसका ज्ञान होता है। तो हर कोई अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अपना ज्ञान बनाता है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि तुम ज्ञानी नहीं हो और मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि मेरे पास डिग्री है तो मैं ज्ञानी हुआ? भाई उसकी ज़िंदगी को जीने के लिए वो ज्ञानी है, ठीक है। तुम अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अपना ज्ञान लगाओ। तो हम एक किताब भी अगर पढ़ते हैं तो भी हम अपनी समझ बनाते हैं, हम अपना ज्ञान बनाते हैं। तो ज्ञान बहुत, तो ऐसे कितने लोग रहते हैं ज़िंदगी जीते वक्त, कितने लोग जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं गए, सबने अपना ज्ञान बनाया। क्या वो ज्ञान नहीं है ना। तो ये कहना कि हमें कुछ पता नहीं है उनके बारे में, एक बहुत अच्छी कहावत है, मेरे एक मेंटर हैं वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ आर आइलैंड्स ऑफ इग्नोरेंस इन द सी ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब पूरा जो यूनिवर्सिटी में नहीं है उनको लगता है, जो यूनिवर्सिटी में उनको लगता है कि वही सबसे समझदार हैं, जबकि हर जगह इतने लोग समझदार लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, मेरी ही समझ से दुनिया चलनी चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ी नादानी है, जो जिससे हम जितनी जल्दी हमारा वो भ्रम छूटे उतनी जल्दी हम भारत में कुछ कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। और नादानी मैं इसलिए भी बोलूँगी कि ऐसी बहुत सी जगह, अगर मैं भोपाल की बात करूँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, ये इसको मैं हिंदी बेल्ट मानती हूँ कि यहाँ पे भाषा सबको समझ आती है। और उसके बाद भी जब आप देख रहे हो कि सामने वाला हिंदी बोलने में सहज है, उसकी भाषा हिंदी, उसके बाद भी आप उससे इंग्लिश में बात करते हो, क्योंकि आप ये दिखाते हो कि मेरे को इंग्लिश आती है, मेरी इंग्लिश देखो कितनी अच्छी है। तो ये तो आपका बेसिक, मैं कहूँगी कॉमन सेंस ही आप उसको ख़त्म कर रहे हो। कि भाषा सर इसलिए मुझे लगता है आविष्कार इसलिए होगा जब हम आदि मानव थे कि 2 लोग आपस में बात कर सकें, इस वजह से शायद भाषा का आविष्कार हुआ होगा कि 2 लोग कैसे आपस में बात करेंगे, तो भाषाएं बनी। लेकिन अब भाषाओं के ऊपर आप इसलिए लड़ते हो कि तुम हिंदी बोलते हो तो तुमसे बात नहीं करनी है, मैं मराठी बोलता हूँ, मैं कन्नड़ बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो तुम नीचे वाले हो, हम ऊपर वाले हैं। ये डिवीजन सर आपको क्या लगता है कहाँ से शुरू हुआ? मतलब भाषा में क्लास हो कैसे सकता है कि हिंदी मतलब लो क्लास है, इंग्लिश मतलब हाई क्लास है? और अगर हम इसकी भी बात करें कि ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो सर मैं जितनी भी कंट्रीज़ गई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा कॉन्टेस्ट साउथ कोरिया में हुआ था, वहाँ कोई इंग्लिश नहीं बोलता। साउथ कोरिया, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, ये सारी कंट्रीज़ एक्सीलेंट हैं, अपना डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और अपनी भाषा ये कहीं नहीं छोड़ते हैं। साउथ कोरिया में आप देखिए जाएंगे और अगर आप इंग्लिश में बात करते हो वो पसंद नहीं करते, उनको लगता है आप हमारे देश में आए हो, आप हमारी भाषा बोलो, हमारी संस्कृति देखो, भले ही आप टूरिस्ट हो। लेकिन अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने शहर में आप अपनी भाषा बोलते हो तो लोग आपको ऐसा समझते हैं कि आपको तो कुछ आते नहीं, अरे आपको इंग्लिश नहीं आती है। सर मतलब आज की डेट में मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं बुंदेलखंड की हूँ, मैं छतरपुर की हूँ, मेरे पेरेंट्स वहीं के हैं, वो भोपाल जैसे शहर में भी अकेला जाने में झिझकते हैं और उनका बोलना होता है कि अरे सब इंग्लिश में बोलते हैं, हमको इंग्लिश समझ नहीं आती। अब इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात है कि आपको जो पूरी जीवन आप जहाँ रहे हो, आप वहाँ का माहौल ऐसा हो गया कि उनको लगता है कि होटल में जाओ तो इंग्लिश बोलेंगे, कुछ शॉपिंग करने जाओ तो इंग्लिश बोलेंगे, फ्लाइट में बैठो, एयर होस्टेस बोलती ज़रूर है कि हम हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी बोल सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर कोई बुजुर्ग या कोई अंग्रेज़ी नहीं जानने वाला हिंदी में बात करेगा तो वो जवाब अंग्रेजी में देते हैं। अब ये तो सर नादानी हुई कि आप जानते हुए भी वो भाषा आप बोलना नहीं चाहते हो।
तो ये चीज़ मुझे बहुत ऐसा लगता है कि बदलने की ज़रूरत है समाज बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये लोगों के दिमाग में भर चुका है कि अगर आप अंग्रेज़ी बोलते हो तो आपको हाई प्रोफाइल ही माना जाता है, आप भले ही कैसे भी हो, हाँ, आपका ज्ञान कैसा भी हो, आपका बिल्कुल, चरित्र कैसा भी हो, लेकिन आप सिर्फ अंग्रेजी बोल लीजिए, आप हाई प्रोफाइल हैं। और भले ही आप कितना ज्ञानी हो, आपके संस्कार कितने अच्छे हो, आप कितना अच्छी संस्कृति से आप ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन क्योंकि हिंदी बोल रहे हो तो आप पढ़े लिखे नहीं हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ सर मुझे बहुत अरे ये तो चुभती है, बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल। और ये मुझे लगा था कि मैंने 2016 में लिखा था ये गाना। जी। और अब बताइए 2025 आने को मुझे लगा था कि अब तक तो हो गया होगा यार, मतलब तो सर लेकिन अब तो ये अभी भी सच्चाई बन गई है, अब तो ये हाँ, बिल्कुल सच्चाई है आज हाँ, की। मतलब मुझे लगता है काफ़ी हद तक कम भी हुआ है, लेकिन वो बहुत छोटा बबल भी है जहाँ कम हुआ है। और अभी तक बहुत लोगों को ये महसूस होता है कि ये जो भेद है, और ये आपने अच्छा सवाल किया कि ये भेद आता कहाँ से है, मतलब इसका रूट कॉज क्या है, इसकी जड़ क्या है। जैसे हम लोग ये सोचना पड़ेगा, मैंने सोचा था इस पे कभी कि जी। ये कहाँ से भेद आता है। कई बार हमें डर लगता है, मतलब तो हम एकजुट हो जाते हैं, किसी आइडेंटिटी में अपने आप को जोड़ने लग जाते हैं, और हमें मैं सोचूंगा इस पे। बिल्कुल सर, और मैं इस चीज़ को सच में समझना चाहती हूँ कि कोई भी भाषा, और देखिए पहले के ज़माने में सर जो माना जाता था, चाहे चाणक्य थे या जो पहले के कहते हैं नवरत्न थे इनके दरबार में, सब उनका जो ज्ञान था वो ये था कि उनको कितनी भाषाएं आती थी। वो तमिल भी, तेलुगु भी, कन्नड़ भी, मराठी भी, गुजराती भी, पंजाबी, सब कुछ उनको शायद आता था, जो भी उस ज़माने में चलती होंगी भाषाएं। और अभी आज के समय में भी ज़रूरी क्यों है इंग्लिश, फ्रेंच भी आनी चाहिए, स्पेनिश भी आनी चाहिए। अगर कोई गुजरात का है तो उसको साउथ का भी आना चाहिए, साउथ का है तो उसको पंजाब का भी आना चाहिए। भाषा तो आपका दिमाग का ही एक ज्ञान है, कितना आप विकसित हो, लेकिन उसमें कैटेगरी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप सिर्फ देखेंगे कि वही बात है कि मैंने हमेशा ही देखा है, अगर दो पंजाबी मिलेंगे, वो पंजाबी में बोलेंगे, उनको सब अच्छे से देखते हैं, अरे देखिए एक ही जगह के हैं। दो गुजराती अच्छे से बोलेंगे, उनको भी लोग तारीफ करते हैं। साउथ में आप चले जाओ, वो तमिल ही बोलेंगे, कन्नड़ बोलेंगे, मलयालम बोलेंगे। लेकिन जो दो हिंदी भाषी अगर हिंदी बोलते दिख जाएं तो लोगों की नज़रें बदल जाती हैं, अरे ये हिंदी में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ से भगाते हैं, साउथ में जाओ तो वहाँ से भगाते हैं। मतलब बेचारे हिंदी बोलने वालों ने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया कि जिस राज्य में जाओ वहाँ से बोलते हैं इनको तो निकालो, हिंदी में बात करते हैं। तो अभी सर जैसे ये बात निकली कर्नाटक की, तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। फरवरी में कुंभ था प्रयागराज में, तो मैं कुंभ में गई। उसके बाद मार्च में मैं बेंगलोर गई, मेरी भाभी वहाँ रहती हैं। तो जो हमारे को कैब ड्राइवर थे हमारे साथ, वहाँ पे सदगुरु ने अभी नए बनाए हैं आदि योगी, तो वो बहुत लंबा रास्ता है, हम लोग गए 2-2.5 घंटे के लिए जी। हाँ, तो वहाँ उनसे बात शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ के हो, तो अच्छी हिंदी बोल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ के हो, तो मैं कर्नाटक का हूँ, कन्नड़ बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। बोलते हम हिंदी तो बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मैं तो अभी प्रयागराज होके आया हूँ, मैं इतने लोगों को लेके गया था। तो मैंने कहा वहाँ आप हिंदी बोलते थे? तो बोलते वहाँ भी हिंदी बोले बिना कैसे चलेगा। तो मैंने उनको बोला कि सर वही लोग जब इधर हिंदी बोलते हो और आप समझ सकते हो तो आप बोलते हो कन्नड़ में बात करो। तो उनका भी एक ये था कि हम तो सब समझते, हम सब बोलते, लेकिन जो पॉलिटिशियंस, राजनेता एक माहौल खड़ा कर देते हैं, उसमें आम जनता मुझे लगता है फंस जाती है। अगर दो ऐसे लोग हैं, अगर एक किसी को हिंदी भी आती है, अंग्रेज़ी भी आती है, मराठी भी आती है, बहुत अच्छी बात है, आपको तो उस बात पे गर्व होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसको सिर्फ हिंदी आती है, तो हमारा तो कॉमन सेंस ये होगा कि दो लोग कैसे बात करेंगे, मतलब हिंदी में बात करेंगे। और मुझे लगता है सर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक ही भाषा अभी भी है हिंदी, जिसमें लोग आपस में बात कर सकते हैं। चाहे आप गांव देहातों में जाओ, चाहे कोई असम से गुजरात चला जाए, चाहे कोई गुजरात से नीचे दक्षिण चला जाए, दक्षिण का कोई उत्तर चला जाए, अगर कोई और भाषा ऐसी हो सकती है कि आप किसी गांव, किसी गली मोहल्ले में जाके बोल सकते हो आपस में, तो मुझे लगता है वो सिर्फ हिंदी है। और सबसे ज़्यादा घृणा हिंदी को मिलती है। मुझे लगता हाँ ये भी है, लेकिन ये संभावना हो सकती है जी, पर मुझे लगता है सच नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत में हर कोने में लोग हिंदी समझते हैं।
भाई मैं ऐसे गाँव गया हूँ जहाँ पे लोग नहीं जा बोल पाते हैं। अच्छा, और मतलब वो मतलब सही मतलब वो चाहते भी हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं। मतलब महाराष्ट्र में भी देखा है मैंने। अच्छा, लेकिन इतनी दूरी भी नहीं होती हाँ, है, थोड़ा समझ सकते होंगे, थोड़ा हाँ समझ ना, सकते हैं। हाँ ये सब ना, बारीक इतना, बारीक तो हाँ, क्योंकि ये भाषाएं भी किसी भाषा से बनी है ना। बनी है, हाँ तो मतलब कि ये बहनें हैं मतलब एक हाँ, तरीके से, इतनी भी पराई नहीं है। हाँ, मतलब थोड़ी दूर की बहनें हो जाएंगी, ऐसी भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन इतना दूर नहीं है मामला। जहाँ तक बात है कर्नाटका और हिंदी को लेके, मुझे लगता है किसी का गुस्सा किसी पे निकल जाता हाँ, है, ये है। वो आम जनता को थोड़ा समझना भी चाहिए। नहीं ठीक है, मतलब अब गुस्से में है तो आपा तो खो चुका है तो क्या ही सोचेगा। ये बात है। और मुझे लेकिन सब उनसे इत्तेफाक भी रखता हूँ मैं। मुझे लगता है कि ये बात भी है कि वो बोलते हैं कि भाई हमने तो सीख ली हिंदी, अब आप भी जानिए हमें, है ना। आप कब तक मतलब उनका ये होता है कि आप हम पे हिंदी इम्पोज मत करिए। ये बात भी सही है। मुझे लगता है कि हम क्यों बोलें कि आप कुछ सीखिए, है मतलब। और मुलाकात से मैं भी कुछ जान लूँ, आप भी कुछ जानो, ये भी अच्छा है। मुझे लगता है कि स्कूलों में दक्षिण भारत की भाषाओं को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब और भाषा सीखना इतना मुश्किल नहीं है जिसका मतलब अरे 4 भाषाएं जानता है। आप 2 या 3 भाषाएं सीखने लग जाएं तो चौथी, पांचवी, छठी बहुत आसान हो जाती है। मतलब आपको समझ में आने लग जाता है कि अच्छा ये है। आप अपनी तो मुझे लगता है कि कुछ सिस्टमैटिक बढ़त हो सकती है इस मामले में कि भाषा से जो समाज में जुड़ाव हो सकता है वो बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि डांट फटकारने के बजाय एजुकेटरी भी हो सकता है इंटरेक्शन ना, कि मतलब कि हाँ चलो भाई जानिए, देखिए हमारे यहाँ हम कन्नड़ा में इसको ऐसे बोलते हैं तो आपको मजा आएगा ये सब जानने में। और हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ ये छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हो जाते हैं, जिनको जो खबर बन जाते हैं तो हमें लगता है कि वो बड़े हैं। लेकिन मैंने तो एकोमोडेटिव पाया है लोगों को वहाँ पे। सेंसिटिव है, डेफिनेटली सेंसिटिव है इस बात को लेके। और मैं उनको गलत नहीं बोलता। जैसे मैंने हिंदी बनाया था तो मुझे एक बंदी आके बोली अच्छा तो कन्नड़ा बोले तो तो मैंने बोला कि आपने ऐसा क्यों लिखा कि हिंदी ही है ऐसा। बोला हिंदी भी तो कन्नड़ा के साथ वो व्यवहार करती है। मैंने बोला कि देखिए मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मन की बात कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि आप शायद सही हैं, बल्कि आप अपनी जगह सही हैं। आप बना दीजिए इसका कुछ तोड़ मरोड़ के, है ना। हम भाषा का मकसद ही लोगों से जोड़ना तोड़ना नहीं है ना। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं भाई हम तो कन्नड़ा ही बोलेंगे हम, तो ये भी तो एक किस्म का हमला हुआ ना, है ना। ये भी तो नहीं सहमत, इससे मतलब मंजूरी नहीं हो पाएगी ना। तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो मुद्दे होने चाहिए समाज में, मुझे लगता है उनसे हम भटक जाते हैं जब ऐसे मुद्दों पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और इनको खामखा मंच मिल जाता है। और सुबह सुबह उठ के जब आप ये खबरें देखते हैं आपका भी दिन खराब हो जाता है तो ऐसे क्यों करें। लेकिन हिंदी की भी सर खासियत है, मैंने जो आंकड़े पढ़े कि पहले कम बोलते थे, अभी और ज्यादा लोग बोल रहे हैं। तो हिंदी कम तो नहीं हो रही है। अरे कहाँ कम। तो अगर लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम इस तरह से माहौल बना रहे हैं, इस तरह से चीजें हो रही है, तो बहुत लोग हैं अभी भी जिनका मेन बोलेंगे मातृभाषा हिंदी ही है। और इसमें सर एक कई बार होता है लोगों का आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, आप क्यों बोल रहे हो। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा शायद बनाने का भी आप मुझे बता रहे थे, तो उस बारे में मैं सोच रही हूँ कि आप बताएं जरूर कि क्या हुआ था। मुझे नहीं पता राष्ट्रभाषा है या नहीं, दिल की भाषा तो है मेरी, ठीक है। मतलब क्या बात है ना, तो मतलब मैं उसमें जी रहा हूँ तो मैं वही बोल पाता हूँ। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पार्टनर्स फॉरेनर्स हैं, ठीक है। तो मुझे इस बात से भी बड़ी आपत्ति होती थी कि मुझे लगता है कि ये लोग आ जाते हैं, हम लोग उनको अकोमोडेट कर लेते हैं बड़े अच्छे से कि इंग्लिश में बात कर लेते हैं, इनका चल जाता है काम। भाई 6-7 साल 8 साल हो गए, इन्होंने एक भी प्रयास नहीं किया कि कुछ सीख लें, है ना। मतलब कि शायद इनकी गलती नहीं है, मुझे हम भी बिच जाते हैं इनके सामने कि आइए भैया हम लौट गए आपके लिए, है ना। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमें सुधरना होगा। और हमें भी थोड़ा सा यार आप, तो मुझे लगता है इसकी वजह ये है कि हम भारत से बहुत दूर हैं। मतलब शहरों में रहते हैं ना, हमें पता ही नहीं हम कहाँ रह रहे हैं। हम बहुत ऊपर 28 फ्लोर पे रह रहे हैं और हम भारत को ऊपर से देख रहे हैं। हाँ ठीक है इंडियंस मतलब, लेकिन हम
एक तरीके से भारत पे राज कर रहे हैं। हम भारत से जुड़ नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इंडिया का रूलिंग ओवर भारत का जो स्वभाव है वो स्वीकार नहीं है भारत को। वो बोला कि है ना, बोला कि भाई हो गया, आपका बात हो गया, अब आ जाइए, चलिए वापस हाँ आ भारत जाइए, की ओर हाँ आ चलते जाइए, हैं। आप कहाँ जाएंगे, वो आप भी आपको लौट नहीं मान चले। रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो वक्त हो गया पूरा, और आई एम ग्लैड कि वो हो गया है। और जहाँ तक बात है राष्ट्र और राजभाषा की, मैं पढ़ रहा था और मैं बहुत क्यूरियस था कि ये पूरा एक कैसे क्या बना हुआ? देश, और जब ये राष्ट्रभाषा की बात जब चल रही थी कि क्या होगी, तो सदन में बहुत लड़ाई हो गई थी, इतनी हो गई थी कि जितना काम हुआ था वो सब फेंकने के लिए सब लोग तैयार थे, मतलब रद्द करने के लिए तैयार थे। इसमें मुझे गांधी जी का विचार बड़ा अच्छा लगा था। तो जब बात चल रही थी तो गांधी जी ने बोला कि हमारी भाषा हिंदुस्तानी होगी। हिंदुस्तानी का अर्थ ये है कि सारी भाषाएं जैसे जैसे बनेंगी, मतलब जैसे लोग एक दूसरे से बात करेंगे, संबंध बनेंगे, कुछ साथ जिएंगे, तो नए नए शब्द का निर्माण होगा या चुनाव होगा किसी उस भाषा का, किसी इस भाषा का, और धीरे धीरे वो हमारी बोलचाल में आने लग जाएंगे। और ये बोलचाल जब लोग मिलेंगे, ये भाषा बनेगी हिंदुस्तानी, जो बनी नहीं जो बनती रहेगी, ये उनका मतलब था। तो कन्नड़ा, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, सबसे आप शब्द मिल रहे हैं, और हम देखिए ना, हम वैसे ही बात करते हैं धीरे धीरे। जो मैं अगर मुंबई में रह रहा हूँ तो कुछ मेरे मराठी शब्द आ जाते हैं, है ना, तो ऐसे ऐसे करके आप में आपकी वोकैबुलरी शब्दकोश बढ़ने लग जाता है। तो अब वो चीज़ हो नहीं पाई, क्योंकि हिंदुस्तानी का एक अर्थ ये भी था, लोगों को लगता था कि हिंदुस्तानी को उर्दू से भी जाना जाता है, दिल्ली में बोलते हैं जैसे। तो पाकिस्तान ने उर्दू चुन लिया था, तो उस वक्त लोगों को आपत्ति हो गई थी कि हिंदुस्तानी नहीं चाहिए, पाकिस्तान अगर उर्दू कर रहा है तो हम हिंदी करेंगे। और फिर सारी जो चीज़ें हैं, जो फिर दिक्कतें जो चालू हो गई, और अभी सब लोग अलग अलग बैठे हैं, लेकिन ये जो मेल जोल का काम है वो चल रहा है, और मुझे लगता है कि वो चलता ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। भाषा, मुझे लगता है ना कि जितना हम बोलते हैं ये पाक भाषा है, या ये मुझे लगता है प्रेम का स्पर्श ना किसी भी चीज़ को पाक कर देता है ना, और हम उसी प्रेम के स्पर्श को खोजते रहते हैं। तो हमें लगता है नहीं, और वो हमें पाक नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। हमें नहीं, मतलब कि नहीं हिंदी तो ऐसे ही बोली जाती है, तुम दिल से बोलो ना, टूटी फूटी हिंदी भी बोलो तो आपको भा जाती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हम पाक नहीं खोज रहे हैं, हम प्रेम खोज रहे हैं, और ये किसी भी, और प्रेम ही आगे चीज़ों को बढ़ाता है, और कोई चीज़ है नहीं। तो मुझे लगता है कि भाषा भी प्रेम से ही बढ़ रही है और मिलजुल रही है, और मिलावट हो रहा है तो अच्छा है, क्योंकि ये मिलावट किसी बुरी नीयत से नहीं है, प्रेम का मिलावट है, प्रेम का मिलन है। तो भाषा ऐसे प्रगति करती है। हाँ करती रहेगी। ये सर जैसे आपने बात की तो मुझे फिर एक और इंसिडेंस आ रहा है। जॉर्जिया का जो एक शहर है बातूमी, उन्होंने वहाँ एक अल्फ़ाबेट टावर बनाया हुआ है, क्योंकि जो उनकी इंग्लिश है उसमें उनके लेटर्स एक्स्ट्रा हैं, 33 हैं, और जो नॉर्मल इंग्लिश उसमें 26 हैं। तो उन्होंने जो उनके एक्स्ट्रा लेटर्स है उसका एक काफ़ी बड़ा सा टावर बनाया हुआ है, कि लोग जब आए तो देखें कि देखो हमारे अल्फ़ाबेट इतने एक्स्ट्रा हैं, 7 अल्फ़ाबेट हमारे एक्स्ट्रा रखते हैं। तो वही जो आपने प्रेम की बात की कि भाषा से प्रेम हुआ आपका, कि आप चाहते हो कि ठीक है अभी प्रचलन में नहीं भी है, लोग नहीं भी बोलते हैं, लेकिन हमें याद है, हम याद रखते हैं कि हमारी भाषा थोड़ी और ज़्यादा समृद्ध है। तो ये लोगों का डेफिनेटली प्रेम होता है। इसमें सर मैं आपसे ये एक बात जानना चाहती हूँ कि नोरी के पीछे की कहानी क्या है, ये शुरुआत कैसे हुई, ये वाद्य यंत्र कैसे बना, ये इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब मैंने ज़ुबान का जिक्र किया था, तो ज़ुबान में मैंने तो गिटार मतलब कॉलेज में शुरू किया था, और मेरे जो म्यूज़िकल इन्फ्लुएंसेस थे उससे मैं ज़्यादा प्रभावित था, वही म्यूज़िक हो रहा था। पर जैसे जैसे मैं भीतर भारत जाने लगा और कलाकारों से मिलने लगा, बनारस गया तो मैं शास्त्रीय संगीत से पहली बार मुझे वो रास आया। हाँ। मैंने उसको, इतना सुंदर दर्शन हुए मुझे, तो मुझे मतलब मज़े की बात है, मैं बनारस की गली में पांडे हवेली के पास गलियों में सुबह सुबह भोर में गा रहा था, और तो एक चाचा है, उन्होंने बैठ के वो खड़े होकर सुन रहे थे। जब ख़त्म हुआ तो बोला कि चलो बेटा घर चलो, तो मैं घर गया उनके साथ, और बोला वो चाय पिलाता हूँ मैं तुमको। तो मैं जब गया ऊपर तो वहाँ पे उनका पोता तबला बजा रहा था 3 बजे से, 5 घंटे हो गए इसको रियाज़ करते हुए, ऐसे बता रहे थे, और क्या हाथ था उसका।
तो उसने बोला आप अगर चाहें तो मेरे पोते के साथ भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं बैठा उसके साथ और उसने बोला भैया मैं एक और दोस्त को बुला लूँ, मैंने कहा बुला ले। तो वो उसने बुलाया, वो बंदा स्पेनिश था, वो छत फांद के आया अपना सरोद लेके। अब वो सरोद लेके बैठा है, मैं गिटार लेके बैठा हूँ, बीच में तबला वो लेके बैठा है। अब मेरे लिए इतनी आयरॉनिकल चीज़ थी ना कि बताइए मैं बाहर का इंस्ट्रूमेंट लेके बैठा हूँ, वो हिंदुस्तानी लेके बैठा है, और वो मेरा स्पेनिश इंस्ट्रूमेंट है, उसका हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट है। मैं कहा बढ़िया है चलिए। और उसने जब सरोद बजाया मेरे में तो मतलब तो चारों मैं तो चित्त हो गया एकदम। मुझे लगा कि ये क्या भाई, ये क्या चीज़ है यार, ये इतनी बढ़िया कैसे बज रही है। गिटार एकदम फीका सा लग रहा था एकदम। तो मुझे लगा कि यार इतनी ताकत है क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब भारतीय म्यूजिक में। तो मुझे लगा कि यार मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा वाद्य हो जिसमें गिटार जैसा भी हो, हिंदुस्तानी भी हो, हाँ हिंदुस्तानी की शक्ति भी हो। तो मैं हिंदुस्तानी के दरवाजे खुले मेरे हिंदुस्तानी संगीत की तरफ। तो मैं ज़्यादा शोध करने लगा, सोचने लगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो गिटार वाली पद्धति से शुरू किया था। और जब मालूम चला कि हो क्या रहा है तो बिल्कुल बवाल हो गया ज़िंदगी में। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा तो कोलैबोरेशंस से मुझे लगने लगा कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो कोलैबोरेट कर सके, मतलब जहाँ पे अब क्या होता है कि थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है। जैसे गिटार में जो टेम्परामेंट बोलते हैं इसको म्यूज़िक का, जो गिटार में टेम्परामेंट यूज़ किया जाता है उसको इक्वल टेम्पर्ड स्केल बोलते हैं, जिसमें सा से सा तक जो जितने स्वर हैं उनका जो विभाजन, जहाँ जैसे मानिए कि ये गिटार का सा है और ये सरोद का सा है, मान लीजिए हिंदुस्तानी सा है और एक पश्चिमी सा है। अब सा से सा के रास्ते में जो इस स्वर के चुनाव करते हैं तो इनका जो रे गा मा धा नी जो है ये अलग हैं हिंदुस्तानी से। अच्छा, हाँ ये अलग है और इनके पीछे एक अलग कहानी है। तो इसीलिए क्या होता है कि हिंदुस्तानी में जो चुनाव है वो बहुत नेचुरल है, बहुत हार्मोनिक है, मतलब बहुत शुद्ध स्वर है, मतलब शुद्ध यानी आपको एकदम छूते हैं। और वेस्टर्न में उन्होंने थोड़ा टेम्पर किया है उसके साथ, उसको थोड़ा सा अनहार्मोनिक बनाया है ताकि वो कॉर्ड्स बजा सके और ट्रांसपोज कर सके। ये क्यों हुआ था वो अलग कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे। मगर इस वजह से तो उनका सिस्टम था कि सब लोग साथ में गाएं, साथ में बजाएं, और मैं सा बजा रहा हूँ तो तू गा बजा, तू धा बजाओ, सब कुछ साथ साउंड करे, सब कुछ करके। तो हिंदुस्तानी में था कि मैं गा रहा हूँ मैं ही सुनाऊंगा, तो ऐसे करके तो मेरे स्वरों में बिल्कुल शुद्धता होनी चाहिए ताकि वो हो जाए ये। तो इसीलिए मुझे दिखने लगा था कि जब सरोद और गिटार बैठते तो सरोद हावी हो जाता था, क्योंकि सरोद के स्वर सच्चे हैं। तभी हिंदुस्तानी स्कोर कर जाता है अगर 1-on-1 करो आप। अच्छा। तो 1-on-1 करो तो हिंदुस्तानी आपको एकदम से उसमें ज़्यादा गुरुत्व नजर आता है, आपको लगता है। और जहाँ बैंड बना लो तो आपको वेस्ट लगने लग जाएगा ये। तो और हो क्या रहा है ना कि इंस्ट्रूमेंट्स आ तो जाते हैं लेकिन ये अपनी अपनी जगह रहते हैं, अड़े रहते हैं कि मैं यहीं हूँ। तो ऐसा है कि तो मुझे देखा कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं जो दूसरी जबान बोल रहा हूँ, इसको जबान ही समझिए। तो गिटार पश्चिमी जबान बोल रहा है, सरोद हिंदुस्तानी जबान बोल रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा है जो दोनों जबान बोल सके? तो जो दो जबान बोल सकता है वही तो कॉमन ग्राउंड बनाएगा। तो फिर मैं कुछ अरबी कलाकारों से मिला था, तुर्की कलाकारों से मिला था, तो मुझे लगा कि ये ज़बान भी बोलनी आनी चाहिए। तो नूरी इसको सोच के बनाई गई है कि वो सारी ज़बान बोल सके, एक अरबी कलाकार भी वो अपना म्यूज़िक बजा सके, क्योंकि जब तक ऐसा कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पे मिल पाएंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अपने अपने कोने में रहेंगे हम। तो वो कॉमन ग्राउंड बनाने के लिए नूरी पे काम चालू हुआ जी। इंसिडेंट तो बहुत ही जिस तरीके से ट्रिगर किया था वो ऐसा था कि मैं ट्रेन में जा रहा था और मैं गिटार पे गाना गा रहा था और एक चाचा है, उन्होंने बोला कि ये क्या है, बाहर का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो गिटार, कुछ इंडियन बजाया करो। वो लग गई थी बात मुझे, बोलते ऐसे कौन बोल के जाता है। और फिर बात सच्ची भी थी, इसलिए मुझे लगा था कि गिटार में मैं कुछ भी सुनाऊँ, फॉरेन आर्टिस्ट तो वही बोलेगा कि हाँ ये सब तो ठीक है हमारा ही है, इंडियन क्या है। लेकिन इंडियन सीखने के लिए मुझे लगा था कि वो गुरु शिष्य वाली परंपरा को अपनाना पड़ेगा, तब मेरी छवि अच्छी नहीं थी गुरुओं को लेके। मुझे लगता हर गुरु घंटाल होता है।
मतलब गुरु बनाओ, तो ऐसी कहानियाँ देखी है मैंने। तो गुरु को आप स्कूटर से घुमा रहे हैं उनके घर के कामों में लगे हैं। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस सरूदिया की बात करी स्पेनिश, तो मेरा गिग था अगले दिन, तो उसने बोला कि, मैंने बोला आ जा यार साथ में करते हैं, तो बोला नहीं मेरे गुरु अलाउ नहीं करेंगे। तो बोला कि तो ठीक है यार, मतलब तुझे कहाँ क्या करना है तो छोड़ देना तो बोला नहीं यार मुझे अभी जाना है, कहाँ जाना था, गाजीपुर ऐसे कहीं जाना था, वहाँ पे उनकी बेटी की शादी है, वहाँ जाऊँगा। तो वहाँ जाना है। मतलब क्या करोगे, वही बंदोबस्त में काम करना। तो बताइए, तो गुरु की बेटी की शादी में फूल लगाना है, ये सब करना है, तो मतलब अपने से ना हो पाए लेकिन मुझे लगा था कि तो फिर क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी भारतीय आवाज़ हो, तेवर हो, रुतबा हो, और उसमें गिटार जैसी एबिलिटीज़ भी हो, तो वो सोचते हुए हाँ नूरी की तरफ बढ़े। तो नूरी से बाकी लोग भी ले सकते हैं, उसको सीख अब हम सकते ओपन कर रहे हैं, अब हम ओपन कर रहे हैं, अभी वही 15 नूरी बनाने का प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं। अरे वाह। जिसमें हम चाहेंगे कि वो म्यूजिशियंस को मिले, और क्योंकि ना वाद्य एक व्यक्ति से नहीं बनता है, बिल्कुल। तो वाद्य जितने लोग उसको बजाएंगे, अपनाएंगे, बदलेंगे, तब जाके उसमें विकास होता है। एक मतलब बहुत ही वक्त लगता है एक वाद्य को बनने में, लगता आया है, अब नहीं लगेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब थोड़ा गोल्डन एज भी आ गया है। मतलब क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं बहुत। एडवांस है, बिल्कुल। तो अब हम जैसे इमेजिन करिए हम लैब में बैठ के सिमुलेट कर रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट बनेगा तो उसकी आवाज़ कैसी होगी, ये अगर हम शेप चेंज कर दे तो आवाज़ कैसी होगी। अब हमें बना के नहीं देखना है, हम पहले ही देख सकते हैं। और एआई का भी सर जैसे रोल आ गया म्यूजिक में, तो आपको लगता है कि ये डेंजरस तो है, मतलब नहीं, इंसान के लिए कोई एआई खतरा बहुत नहीं अच्छा है? काम करेगा, जी, मुझे ऐसा लगता है। मैं शायद बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूँ बहुत अच्छी बात है सर। तो मतलब अब थोड़ा रहना चाहता हूँ जब तक मरूँ नहीं मैं क्योंकि अभी तो सब डरे हुए हैं, एडिटर की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है, एडिटिंग भी हो रही है, शूट भी हो रहा है, मैं कुछ आपको भी चल बताता रहा है। जी, देखिए आपने एआई यूज़ किया होगा, है ना, हम सब आज एक अच्छी जगह पे था मैं जहाँ पे ये बात निकली फिर से, जी, तो मैंने यही पूछा सबसे कि आपने एआई कहाँ यूज़ किया है, मतलब कितने, सभी ने हाथ उठाया, मैंने बोला कहाँ यूज़ किया है, तो बोला कि हमने कुछ काम के लिए किया, क्या मतलब पब्लिक पोस्ट बनाने के लिए किया, या मेल लिखने के लिए किया, यूनिवर्सिटी के लिए कुछ किया। मैंने बोला माँ से बात करने के लिए किया क्या, मैंने बोला कभी दोस्त से बात करने के लिए किया क्या, इंस्टाग्राम पे स्टोरी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्त से बतियाने के लिए नहीं करेंगे। तो बात यही है कि भाव आपका ही है, ठीक है, और जहाँ पे आप सेफ फील करते हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं वहाँ एआई नहीं आ सकता है। एआई आपको ना हमारी ज़िंदगी को कैसे बदलेगा कि वो हमें ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, ज़्यादा करेजियस बनाएगा कि वो, और मुझे भी लगता है कि आने वाला कल्चर ज़्यादा लोकल इंटीमेट होने वाला है, कि जहाँ पे हम कुछ लोगों के साथ इंटीमेटली अपनी बातों को रख सकें, जहाँ पे मुझे एआई से नहीं बोलना पड़े, क्योंकि एआई ना एक फॉर्मल स्पेस को केटर कर रहा है, मतलब कि हमें फॉर्मली कैसे बिहेव करना मुझे नहीं पता, बनावट है ना, तो एआई बताता हाँ ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ताकि तुम पब्लिक से बात कर लो, एक पॉलिश्ड स्ट्रक्चर बना के देता है, मेल ऐसे ड्राफ्ट कर दो, कैप्शन ऐसे डाल दो, डिस्क्रिप्शन ऐसा डाल दो। आप समझिए एआई क्या है, पता है, जो होस्ट बाद में बोलता है ना इवेंट में, तो ना शुक्रिया इनका, शुक्रिया उनका, मतलब हाँ ठीक है हम सब, एआई वो काम कर रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि हाँ, तो एआई सारे जॉब्स में ह्यूमन कोशेंट बिकम्स मोर क्रिएटिव, एंड जितना भी कॉग्निटिव है वो एआई का हो जाता है, कि हाँ एआई प्रोसेस करके आपको बोल देगा पर ये लो, अब इसका तुम्हें क्या करना है वो तुम देखो, तो आप उसको कैसे यूज़ करोगे, तो तो आपको वो क्रिएटिव कॉल हो जाता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग उस सेंस में, और ये मुझे लगता है इस ख्वाब में मैं बहुत खुश हूँ। नहीं सर, ये बहुत अच्छे ख्वाब है आपके, और सभी को इतना ही ऑप्टिमिस्टिक होना भी चाहिए, नहीं तो डर डर के तो सर डराने के लिए तो हजार चीज़ें हैं आज की डेट में। सर आपने पहला गाना कौन सा या कविता क्या लिखा था, किस भाषा में लिखा था जब भी आपने शुरुआत की? लिखा तो हिंदी में ही था जी, लेकिन पहला गाना मैंने कंपोज किया था मेरी
उस वक्त की गर्लफ्रेंड ने लिखा था। अच्छा। हाँ, और मतलब मैं कॉलेज में था और मतलब मैंने कॉलेज के लिए ही लिखा था, मतलब कॉलेज में होते हुए विद्रोह के लिए लिखा था। सो अभी सर आप सिंगल एंगेज्ड है? अभी अच्छा। अभी हाँ अभी कुछ मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, ओके। कुछ चल रहा है किसी के साथ चल रहा है ऐसा। चलिए, हाँ। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। अभी से वापस अपनी हिंदी के ट्रैक पर आती हूँ मैं। अभी मुझे एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा लगता है कि हम हिंदी फिल्में हम सभी देखते हैं, हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स सब कुछ, अब क्योंकि हिंदी फिल्में हिंदी में ही होता है, सभी अच्छे से एक्टिंग करते हैं हिंदी में, सारा गाने होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, लेकिन जब कोई हिंदी में बात करता है कोई रिपोर्टर तो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ जवाब इंग्लिश में देते हैं। क्या ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यूथ या सबको लगता है कि नहीं, मतलब ये आप हिंदी फिल्मों में काम करते हो लेकिन तो भी हिंदी बोलना पसंद नहीं अरे करते इसका तो प्लेटफॉर्म अलग पर? ही ये तो अलग ही बवाल है। तो मेरे दोस्त हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जी। तो वो बताते हैं कि भाई इनको तो हिंदी पढ़नी भी नहीं नहीं आती, हिंदी आती फिल्म है। करते हैं और ये लोग स्क्रिप्ट भी इंग्लिश में पढ़ते हैं। हाँ, और मैंने भी सर ये सुना, जैसे पंकज त्रिपाठी सर हुए या नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो अच्छे मंझे हुए एक्टर्स हैं, वो वही बोलते हैं कि शायद हिंदी सिनेमा का भविष्य तब बदले कि जब स्क्रिप्ट हिंदी में आने हाँ, लगे। हाँ सही बात है। तो ये मुझे लगता है इनको स्टार ये हिंदी कल्चर। को ना सिर्फ मास अपना कस्टमर देखते हैं। इनको लगता है कि हिंदी में अपना कुछ करते तो केटर करेगा मास को, अपने को पैसे ज़्यादा मिलेंगे, यही है इनका। ऐसा मुझे नहीं सर, सही भी है, महसूस क्योंकि हुआ। अगर आप किसी आप क्योंकि आप अगेन हम उसी पे आते हैं उत्तर और दक्षिण पे, आप दक्षिण में किसी भी स्टार को देखिए, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, वो अपने परिधान पहनते हैं, आपको कई बार एयरपोर्ट पे दिख जाएंगे कि उन्होंने वो लुंगी पहना हुआ है, नंगे पैर भी जाते हैं, वो तमिल में भी बात कर रहे हैं, मलयाली भी बोल रहे हैं, कन्नड़ भी बोल रहे हैं, जिस भाषा में उनसे इंटरव्यू होगा उस भाषा में जवाब देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो स्टार्स हैं वो करते हिंदी फिल्में हैं, लेकिन वही बेचारा कोई हिंदी रिपोर्टर उनसे हिंदी में बात करेगा तो जवाब वो अंग्रेजी में देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी लोगों को लगता है कि नहीं, लेकिन बिल्कुल अब ही नहीं हम लोगों बोलना ने भी है। काफ़ी वो अब देख लेना शुरू कर दिया है। देखिए जैसे मेरे तो कई दोस्त हैं भाई, बोलते हैं भाई अगर पंकज त्रिपाठी का है तो देखेंगे, मनोज तिवारी का तो देखेंगे। तो ये सर लोगों ने थोड़ा चेंज तो किया है लोगों की इंटरनेट के थिंकिंग। आने की वजह से और डिजिटल स्मार्टफोन्स आने की वजह से मुझे लगता है अब हर किसी के पास एक्सेस है दुनिया का, क्वालिटी का। कोई एक नहीं तय कर सकता कि नहीं तुम मेरा ही कंटेंट देखो, है ना। पहले जो था कि सिनेमा में यही फिल्में पहुंचेंगी बाकी नहीं पहुंचेंगी, अब व्यक्ति खुद ही सब बदल हाँ गया। तोल मोल कर सकता है और देख सकता है, सबको समझ में तो आता ही है कि क्या है। और वो हो भी रहा है, वो हो भी रहा है। और वो सर हाँ डेफिनेटली, जैसे हम लोग माने कि 3 अभी भी हमारे यहाँ की फील्ड ऐसी है जो ज़्यादातर पब्लिक को इन्फ्लुएंस करता है। हमारे नेता हो गए, क्रिकेटर हो गए और बॉलीवुड स्टार्स हो गए, मैक्सिमम लोगों को। तो नेताजी तो हमारी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि अगर नेता बनना है और आगे तक आना है तो हाँ, उनकी बोली हिंदी, आनी हाँ चाहिए। उनको तो। और वही नेता उतना अच्छा माना जाता है जो हिंदी बहुत अच्छी बोलता है, प्रभावशाली ढंग से बोलता है, क्योंकि वो कनेक्ट कर पाता है। अगेन वही बात हो जाती है कि आपका वो कनेक्शन हो जाता है। लेकिन क्रिकेटर्स हुए और बॉलीवुड स्टार्स हो, ये 2 जगह जिनको सबसे ज़्यादा यूथ फॉलो करता है, वो हिंदी बोलना क्योंकि पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है लोगों के अंदर भी थोड़ा सा ये आ रहा है कि देखो ये हमारे जो अच्छा, आइडियल interesting है, हैं, हाँ, हाँ मैंने सोचा नहीं आइकॉन्स था हैं, ऐसे। वो नहीं बोलते हैं, मतलब हमको बिल्कुल नहीं बोलना है। तो वो भी मुझे एक लगता है कि बहुत, क्योंकि ठीक है, इन्हीं को लोग लेकिन फॉलो आप करते हैं। मुझे लगता है ना कि बात सही बात है आपकी, ऐसा बिल्कुल लग सकता है, लगा होगा मुझे भी मुझे भी शायद। हाँ लगता है सर ऐसा ही है। लेकिन मुझे लगता है कि ना तो उनको भी आएगी थोड़ी सी अकल, मतलब इवेंचुअली। जैसे क्या है ना कि वही है, मतलब प्रगतिशील होना एक नकली क्यों हो, है ना। अब वो हो गया है, मतलब पुरानी हो गई बातें। अंग्रेजी से कोई बैर नहीं है मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो भी जोड़ रही है आपको जोड़ दुनिया रही से। है। हाँ, और जहाँ आपको लगता है कि जहाँ उस व्यक्ति को नहीं समझ में आएगी हिंदी, मैं इंग्लिश में बात हाँ, करूँगा यार, करूँगा, है ना। मैं तो बिल्कुल। चाहता हूँ कि बात रखी जाए। हाँ। और जहाँ मुझे लगता है कि हिंदी में ज़रूरत है तो हिंदी में किया जाएगा। और बाकी सर जो है फिर वो आपका एजेंडा है या जो भी आप करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। वो मुझे लगता है ज़्यादा वजन नहीं है, वो डर से ज़्यादा आ रहा है वो बातें ना, और वो भाप ली जाती हैं। डर और प्रेम ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी भाप ली जाती हैं, पकड़ लेता है व्यक्ति की, हाँ अच्छा ये तो डर इससे डर है। हाँ ये तो डर गया। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि वो सब इनसिक्योरिटीज़ ही हैं बहुत ज़्यादा।
और हम में बहुत इनग्रेन्ड है। जब कोई बात हमारी माने नहीं, हमें कोई पावर दिखानी हो तो हम इंग्लिश में बोल देते हैं, है ना। मतलब होटल हो गया तो या हाँ हाँ प्लीज एट माई कीज, चाबी दीजिएगा नहीं होता। लेकिन हाँ मतलब ये मेरे अंदर भी मैं देखता हूँ कई चीज़ें, कई बार तो होती तो मैं उसका एक, क्योंकि ना आपके कितने अंदर तक ये चीज़ है आप अभी भी देख रहे हैं। हाँ तो और देख देख के आप उसको फिर बदलते हैं, कहते हैं कि हाँ ये है। क्योंकि वो डर सर अंदर आ चुका है। अब मैं जी रहा हूँ यार, मैं मतलब हम कितने सालों से हम ये चीज़ जी रहे हैं इस माहौल में, कहाँ तक होगी ये बात अंदर। और सर जैसे आपने अपने स्कूल का इंसिडेंस बताया, मेरा तो बहुत ही लेटेस्ट है। मैं जब भी मिसेस इंडिया के लिए गई तो मुझे यही था कि मैं ट्रेंड नहीं हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरा इस फील्ड में कोई नहीं है, कोई ग्लैमर से लेना देना नहीं है। तो मैं इतने लोगों के बीच में जहाँ देश विदेश की महिलाएं होंगी, मैं अलग कैसे दिखूंगी। तो मुझे ये समझ आया कि मेरी खूबी फिर भी बाकी लोगों के सामने ये है कि मैं हिंदी अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि आज की डेट में मुझे लगता है लोगों को गर्व नहीं होता उस बात पर, बट मुझे इसका बहुत गर्व है कि मेरी हिंदी अच्छी है। और मुझे लगा कि जहाँ पर 70 लोग अंग्रेज़ी में बात करेंगे और जहाँ मैं एकदम से हिंदी में बात करूँगी, उसका प्रभाव तो फॉर श्योर पड़ेगा। एक याद तो रहेगा कि एक ऐसी कॉन्टेस्टेंट भी थी। तो मैंने सर दिल्ली में जब भी मेरा हुआ प्रेजेंटेशन था, उसके बाद Q&A राउंड था, जब भी मैंने हिंदी बोला मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला। मेरी जो मेन जज थी संगीता बिजलानी जी थी, उनको बहुत अच्छा लगा। जो बाकी के जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनमें वकील बैठे हुए थे, जजेस थे, वो बाद में भी उन्होंने आके मुझे कहा कि हमने पहली बार किसी ब्यूटी पेजेंट में किसी को हिंदी बोलते सुना है। और उसकी वजह से सर मेरा बहुत आत्मविश्वास बढ़ा कि भाषा भले ही मैं अंग्रेज़ी बोलती, हो सकता है मैं उतना अच्छे से नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती, लेकिन क्योंकि मैंने हिंदी बोली वो लोगों को याद रहा, उसका प्रभाव पड़ा। और तब से लेके इस बात को सर 4 साल हो गए। मैं साउथ कोरिया भी गई मिसेस यूनिवर्स में, मैंने वहाँ भी हिंदी में बोला, प्रेजेंटेशन अपना हिंदी में दिया, घरेलू हिंसा के ऊपर बात की, और अभी तक मैं हिंदी को प्रमोट करती हूँ। क्योंकि मेरे साथ की जितनी महिलाएं हैं, मैं अगर भोपाल और MP की बात करूँ सर, उन सभी को ये लगता है कि अरे हमारी इंग्लिश अच्छी थी, हम तो जीत नहीं सकते, हम ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते, चाहे वो ग्लैमर से रिलेटेड हो या फैशन से रिलेटेड हो। हम हिंदी बोलेंगे तो लोग हमको समझेंगे कि यार ये तो ऐसे ही कोई उठ के आ गए। तो मुझे लगता है कि जितना कोई और बड़े लेवल पे पहुंचता जाता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो आपका कोई बॉलीवुड स्टार हो, जितना वो इस बात को रखेगा कि ये गर्व करने की बात है, अगर आप अच्छी शुद्ध साफ हिंदी बोलते हो तो ये गर्व का विषय ना कि शर्म का, उतना मुझे लगता है लोगों की इस बारे में जो एक सोच है वो बदलेगी। तो ये चीज़ मुझे लगता है सर कि हिंदी दिवस आ रहा है हमारा 14 सितंबर को, और हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं 28 तक, बट लेकिन जब तक हम उस चीज़ को बोलेंगे नहीं, स्कूल में टीचर्स नहीं बोलने देते हैं, घरों में माँ बाप नहीं बोलने देते हैं बच्चों को, बेचारे जहाँ पे आपस में बात करेंगे तो उनके अंदर भी वो शर्म आ गई कि यार उस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, उससे तो दूर रहो, हमारी तो इतनी अच्छी नहीं है। भाषा लेकिन सालों से बनती हुई आई, ये कुछ दशक के डर से नहीं जाने वाली है। मतलब ना कुछ मतलब आज के डर से नहीं जाएगी। आज के लोगों को होगा कुछ डर वो, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली भाषा है। मतलब इसमें इतनी कहानियां हैं, इतने दर्शन हैं इस कहानी, मतलब इस भाषा में, जो दुनिया को आगे बढ़ाने की काबिलियत रखते हैं और बिल्कुल बढ़ाने वाले भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये डर थोड़ा सा आता है, लेकिन आप मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ होते हुए भी दिख रही है हमको कि आप कितना अच्छा लगता है जब लोग हिंदी में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने धर्मवीर भारती की किताब पढ़ी थी जी। मैं स्कूल तक तो इंग्लिश की किताबें पढ़ता था नॉवल में, तो मैंने धर्मवीर भारती की ठेले पर हिमालय पढ़ी थी और मैं पढ़ के दंग रह गया। मैंने बोला भाई साहब हमारे लोग ऐसा इतना गहन मतलब सोचते हैं क्या? तो मुझे लगता था कि भाई मुझे लगता था कि नहीं सोचते हिंदी में लोग ज़्यादा। और ये जब बताइए ना, फिर आपको समझता है भाई इतने मज़ेदार लोग हैं भारत में। हाँ, तो फिर वही आप सोचिए कि ज़रूरी नहीं, वो तो एक ख्याल आया मुझ तक, ऐसे हर किसी के पास कितने परिपक्व ख्याल होंगे। बिल्कुल। तो हम बहुत बबल में जीते आए हैं और लोग हैं बस, लेकिन और अब इंटरनेट के ज़माने में हम लोग जुड़ भी गए हैं ज़्यादा अच्छे से,
तो ज़्यादा दूर भी नहीं है हम एक दूसरे के स्पर्श से। तो मुझे लगता है कि वो जोर पकड़ चुका है। मतलब लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छे से आ रहा है। इसी बात पर सर मैं अपना रैपिड फायर स्टार्ट कर रही हूँ। Yes. और मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए और आपको बताना है कि आपको क्या सही लगता है, आपके क्या दिल के करीब है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या चीज़ आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, नूरी या ज़ुबान? अरे यार, गलत नींद। नहीं, तो क्या मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट की बात करें, जुबान प्रोजेक्ट की बात करें, मुझे फिर कहूँगा कि ये रैपिड फायर में है, बहुत गलत सवाल गलत बात है। फ़िलहाल मुझे लगता है नूरी है, लेकिन मैं ज़ुबान मेरे अंदर है, ऐसा है। क्योंकि ज़ुबान का जो भी हमने किया वो मेरा स्वभाव बन गया है और उसी स्वभाव से नूरी निकली है। तो मुझे, मैं इनको दो अलग चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों ही एक है मेरे लिए लगभग, ऐसा है। वेरी नाइस और डिप्लोमेटिक। हाँ, डिप्लोमेटिक आंसर। सर व्हाट्सएप पर आप क्या टाइप करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिंग्लिश? हाँ, तो मैं ये अच्छा सवाल है, इस पे मेरे बहुत दोस्तों को आपत्ति है। परसों ही किसी ने की थी। और क्या है, मुझे हिंदी कीबोर्ड पसंद नहीं है। मतलब क्या है कि वो हर बार गलत शब्द करता है। मैं अभी लिख रहा था मज़ा आ गया, तो मजा आ गया। ये सर मेरे साथ भी है। मैं इसीलिए हिंदी टाइप नहीं करती, क्योंकि अगर आपको हिंदी आती है वो मात्राएं गलत दिखाता है, वही तो बहुत बुरा लगता है। अब क्या है ना कि आप लिख रहे होते फट लिख रहे हो, तो अब आपको बार बार वो नहीं करना है कि ठीक सुधारना नहीं है। तो मैं इसीलिए रोमन में कंप्यूटर पे लिखता हूँ कि हाँ, मतलब रोमन में मैंने हिंदी ही लिखी है, लेकिन मेरा फिर मेरे कई दोस्त हैं, बोलते हैं सर आपको तो देवनागरी में लिखना चाहिए। मैंने बोला भाई आप मेरी नोटबुक पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, लेकिन उसी में लिखने में मज़ा आता है। पर ये एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी हाँ, मैं भी जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें लिखूँ। और पर यही एक चीज़। आपको किसके गाने ज़्यादा पसंद है, अरिजीत सिंह या जुबिन नौटियाल? तो अरिजीत है यार। नो ऑफेंस टू जुबिन, बट अरिजीत हैज़ डन समथिंग अमेजिंग। आपकी पसंदीदा हिंदी फिल्म? अभी तो जहन में आँखों देखी है, एक मुझे बहुत अच्छी लगती है। रंग दे बसंती है, ये दोनों तो हैं। हाँ। आपको किसकी हिंदी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगती है, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार जी या राज कपूर? मुझे दोनों की तो हिंदी पता ही नहीं। अमिताभ बच्चन को ही सुना है मैंने हिंदी बोलते हुए। उनकी प्रभाव, हाँ, उनके रेसिटेशन में बहुत वजनदार है। नेताओं में आपको ज़्यादा प्रभावशाली भाषा किसकी लगती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी या नरेंद्र मोदी जी? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब भाषा में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। सर इस हिंदी दिवस पर आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? गर्व से बोलिए, हिंदी बोलिए, और क्या मतलब हाँ, और हिंदी बोलिए और भीतर भारत से जुड़िए। क्या बात मुझे लगता है ना, हाँ, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरत है। हमको भी बहुत, जो शहर में रहने वाले हैं उनको भी बहुत ज़रूरत है जी। मतलब अब कहाँ जाएंगे, मतलब हम कब तक बाहर के सॉल्यूशंस यहाँ पे लाएंगे? सारा इनोवेशन ही हो सकता है मगर हिंदी बोल के भीतर भारत से जुड़िए। और वैसे भी अब तो स्वदेशी का ज़माना आ रहा है, कब का हर चीज़। हाँ। अभी सर आपसे विशेष अनुरोध है मेरा कि आप नूरी पर हमको कुछ सुनाएं। तो इस गाने का नाम है आरज़ू जी। तो एक दिन में हम कितने दिन जीते हैं और एक दिन हम कितने दिनों तक जीते हैं। आरज़ू मेरे हर दिन का सूरज है जैसे, आरज़ू से मेरा हर दिन है जैसे, जितनी आरज़ू सीने में घर कर रही है अभी, मुझे लगता है उतने दिन जी रहा हूँ मैं भी। आरज़ू जब अंजाम तक पहुँच जाती है तो शम्मा मेरी शाम हो जाती है। शाम का वक्त तो मुलाकात का होता है, कभी कभार कई दिनों तक शामें नहीं होती हैं, कभी कभार एक ही दिन में कई शामें हो जाती हैं।
तेरे नाम दा जिसके लिए जी रहा हूँ, जिसके लिए जी रहा हूँ, है मेरी वो आरज़ू। आरज़ू मेरी है तो जिसके लिए जी रहा हूँ, है मेरी वो आरज़ू। जिससे दुनिया में नूर है मेरी वो आरज़ू। आरज़ू है जिंदा तो जिंदा भी कर दे, आरज़ू आरज़ू है जिंदा तो जिंदा भी कर दे, आरज़ू। दारा रा रा दारा रा रा दारन दारा दारा रा दारा रा रा दारा रा 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 दम दे रे नारा दे रे नारा। जालिम भी है जालिम भी है लाज़िम भी है, ऐसी मेरी आरज़ू। आरज़ू मेरी है तो दुनिया की भी वो आरज़ू। आरज़ू है जिंदा तो जिंदा भी कर दे, आरज़ू आरज़ू है मेरी तो दुनिया की भी वो आरज़ू। दारा रा रा दे रे नारा दे रे नारा दे रे नारा तारा रा रा दे रे नारा धन दे रे नारा दे रे नारा। हाँ दीवाने हम हुए, हाँ दीवाने हम हुए, अपनी आरज़ू के हुए। हाँ दीवाने हम हुए, अपनी आरज़ू के हुए। है दीवानगी है दीवानगी, दुनिया को जो चला रही।
आरज़ू है जिंदा तो जिंदा भी कर दे, आरज़ू आरज़ू है जिंदा तो जिंदा भी कर दे, आरज़ू। क्या बात है सर, शानदार। ये हो गया आपका आरज़ू। अब मैं आपको हिंदी बोल सर किसी स्पेशल वन के लिए डेडिकेटेड है ये सॉन्ग, मुझे लग रहा है। नहीं, आरज़ू पे ही है ये। किसी का नाम तो नहीं है सर? हिंदी बोले सुनाते हैं जी। आ गया अब हमारे लिए हिंदी बोले। जी। हिंदी बोले की एक बहुत छोटी सी कहानी है। मैं मेरे एलुमनाई का बुक लॉन्च था जी। साउथ बॉम्बे में कैंप्स कॉर्नर के क्रॉसवर्ड में, स्टार्टअप्स पे था। 2016-15 की बात है, 15 की बात है। तो मैं सोचा था कि भाई जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त बहुत सड़कों पे गा रहा था, बजा रहा था, तो कब तक गाएंगे, थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो मैं जब गया तो मुझे मेरे ही बिरादरी के कॉलेज के सीनियर्स मिले जो जॉब वगैरह कर रहे थे, और मैंने देखा तो मैंने कहा अरे ये तो अपने ही लोग हैं, बस सूट बूट पहने और कुछ नहीं। तो जब Q&A सेशन शुरू हुआ, मैं क्यू में लग गया, मुझे कुछ सवाल करना था। मुझसे पहले किसी ने हिंदी में सवाल कर लिया। हिंदी में सवाल क्या किया कि उस जगह का जैसे होता है ना, माहौल ही बदल गया। लोग ऐसे दिख रहे हैं कि ये कौन है यहाँ पे। मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो अपने ही लोग हैं, इनको तो देखा है मैंने चड्डियों में घूमते हुए कॉलेज में, और मतलब ये तेवर कैसे बदल गए। और मेरी हिचक बढ़ गई और मैं फिर वहाँ से निकल गया, मैंने अपना सवाल नहीं किया। तो उस आक्रोश में, शर्म में कि मैंने क्यों नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, मैंने गाना पैदल पैदल चलते चलते लिखा था। ज़्यादा न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हाँ हिंदी बोले तो बोले के गवार है। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हाँ हिंदी बोले तो बोले के गवार है। जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, हाँ काम आए तो भैया बस लोहार है, हाँ काम आए तो भैया बस लोहार है। छोरी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ाते हैं, प्रेमी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ाते हैं, प्रेमी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ाते हैं, तुहार प्यार की न कौनो औकात है, तुहार प्यार की न कौनो औकात है। फुआरा आंगन में बिलायती लगात है, फुआरा आंगन में बिलायती लगात है, फुआरा आंगन में बिलायती लगात है, आ फिर भी फूटे बेटा पानी तो हमार है, आ फिर भी फूटे बेटा पानी तो हमार है। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है, आ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, आ हिंदी बोले तो बोले के गवार है। क्या बात है सर,
हिंदी दिवस के लिए सर इससे बेहतरीन कोई और पेशकश हो ही नहीं सकती थी। सर आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. और मैं आशा करती हूँ कि हमारी इस वार्तालाप से बाकी लोगों को थोड़ी प्रेरणा ज़रूर मिलेगी कि भाषा कोई भी हो, हर भाषा का अपना स्थान है, बिल्कुल। कुछ छोटी बड़ी कोई भाषा होती बिल्कुल, नहीं है। और जितनी भी भाषाएं आप सीख सके सीखिए, बस उसमें कोई लेवल सेट मत हाँ हाँ करिए। बिल्कुल, कोई भेद नहीं। जी थैंक यू सो मच थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया। जी